हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 8 की, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इस चैप्टर को हम वन शॉट में डिटेल में कवर कर रहे होंगे, सारे टॉपिक को हम देख रहे होंगे ताकि जो आपका चैप्टर है ये एक बारी में क्लियर हो जाए और अच्छे से समझने वाले। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। तो पहले ना इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। पहले इसका मतलब जान लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो, सौर विकिरण का मतलब क्या सिंपल सा होता है, जो सूरज से आने वाली किरणें हैं, जिसको हम सूर्य तप भी बोल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऊष्मा संतुलन। आप देखते हो कि पृथ्वी जो है ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडी रह पाती है काफी समय तक, है ना। गर्म रहती है, ठंडी भी रहती है, लेकिन काफी समय तक ठंडी नहीं रह पाती है ना गर्म रह पाती है। किस वजह से? ऊष्मा के संतुलन की वजह से, क्योंकि जितनी ऊष्मा आती है वो वापस भी जाती है। इसी को ऊष्मा संतुलन हम बोलते हैं। समझ रहे हो भाई? और तापमान, तापमान के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है ना, जितनी भी ऊर्जा ग्रहण करता है उसका एकमात्र सोर्स क्या है भाई? सूरज ही है, यानी सूर्य है। और जितना एनर्जी जो है भाई पृथ्वी ने ली, उसको अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में वापस भेज भी देता है। इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी ना तो अधिक समय तक गर्म रह पाती है, ना ही बहुत ठंडी रह पाती है। समझ आ रहा है? अब आगे हम बात करते हैं इसी में ताप का असमान वितरण। क्या पूरे, अगर आप पृथ्वी की बात करो, अर्थ की बात करो, क्या हर जगह जो ऊर्जा वो समान मात्रा में पहुंच रही है, यानी ताप का जो वितरण है वो समान है? ऐसा नहीं है। ताप का वितरण कैसा है? असमान है। क्या है भाई? असमान है। पृथ्वी के सभी भागों में क्या समान मात्रा में ताप प्राप्त नहीं होता? इसका रीजन क्या है? जो पृथ्वी है उसका झुकाव है कितने? 23.5 डिग्री। कितना है भाई? 23.5 डिग्री पर क्या है उसका झुकाव है, ऐसे टिल्ट है। पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी टिल्ट है। इस वजह से क्या होता है, सूरज सूरज तो अपनी किरणें डायरेक्ट फेंक रहा है, ठीक है भाई। तो किसी पे कम जा रही है, किसी पे ज्यादा जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, कहीं पर जो सूरज की किरणें हैं वो ज्यादा पहुंच रही है तो वहां पर ज्यादा ताप रहेगा, कहीं पर कम पहुंच रही है तो वहां पर कम रहेगा। अब ज्यादा कम का मतलब क्या है? कब ज्यादा पहुंचेगी, कब कम पहुंचेगी? सूरज की जो ऊर्जा है वो आगे हम समझेंगे। बस इतना समझो कि जो सूरज की किरणें हैं वो हर जगह ताप का वितरण समान तरीके से नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि पृथ्वी टिल्ट है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। समझ रहे हो भाई? तो ताप असमान है नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से ना हमें कुछ प्रॉब्लम तो कहेंगे नहीं, कुछ फिनोमेना हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर। जैसे कि दाब में भिन्नता, जो वायुमंडलीय दाब है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानोगे डिटेल में, उसकी टेंशन मत लो। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है भाई, जैसे कि लो प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है ना। आपने जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको बताया भाई लो प्रेशर हाई प्रेशर से क्या इंपैक्ट पड़ता है, मानसून आने का रीजन क्या है, हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन बनते हैं। वैसे ही जब आपका यहाँ पर जो टेम्परेचर यानी ताप में, ठीक है, ताप में या सूर्य ताप में क्या है, असमानता आएगी, तो इससे होगा क्या, दाब में भिन्नता आएगी। समझ रहे हो? और दाब में भिन्नता आएगी तो जो पवने है ना वो गति कर पाएंगी, पवने जो है वो गति कर पाएंगी, और गति करेंगी तो क्या होगा भाई, ताप का स्थानांतरण होगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो जगह है ना, यहाँ पर तो हवा गर्म है, यहाँ पर तो हवा गर्म है, यहाँ पर हवा ठंडी है, यहाँ पर हवा ठंडी है। अब आपको पता है जहाँ पे हवा ठंडी होगी तो वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, और जहां पर हवा गर्म है वहां पे लो प्रेशर बनेगा। तो हवा इधर से इधर चलेगी, हवा इधर से इधर चलेगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तो हवा इधर से इधर चलेगी, तो जो ठंडा यहाँ पर टेम्परेचर था, है ना, जो ठंडा यहाँ पर ताप था, उसका स्थानांतरण यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ की हवा भी क्या हो जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? तो दाब में भिन्नता आएगी तो पवनें चलेंगी, ताप का स्थानांतरण करेगी और एक जगह के टेम्परेचर को बदलेगी। ये हो क्यों रहा है सारा प्रोसेस? ये ताप के असमान वितरण की वजह से। और ताप का वितरण असमान क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आगे चलते हैं भाई। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है सौर विकिरण। क्या भाई? सौर विकिरण। देखो भाई, सौर विकिरण बता चुका हूं मैं। आप देख रहे हो ये सन है अपना, ये क्या है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, ये वापिस भी जाती है, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अभी हम सौर विकिरण की बात कर रहे हैं। तो सूरज से आने वाली किरणें जिससे पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य तप बोलते हैं, ये सौर विकिरण बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है, यानी शॉर्ट वेव। किसमें भाई? शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स यानी कि जिनका तरंग दैर्ध्य
तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है भाई। तरंग दैर्घ्य क्या है भाई, कम है, यानी लघु तरंग दैर्घ्य वाला जो है क्या अपना लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती है। ठीक है, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में जो है पृथ्वी पर आ रही है। वेवलेंथ वगैरह आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो आगे बात करें भाई, तो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आ रही है, तो पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं, जो कि लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी पर पहुंच रही है, या इसको सौर विकिरण की जगह आप सूर्य ताप भी बोल सकते हो। समझ आ रहा है, आगे बात करते हैं। पृथ्वी की आकृति एवं सूर्य ताप। आपको पता होगा जो पृथ्वी है ना वो गोल नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है, भूआब के आकार की है। पृथ्वी जो है वो भूआब के आकार की है, मतलब जियोइड शेप की है। जियोइड शेप कैसा, कहने का मतलब है जैसा प्रतीत होता है। प्रतीत ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है अपनी जगह पे, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, और ऑर्बिट में भी चक्कर लगा रही है सन के अराउंड। पता है आपको ये। तो इस वजह से है क्या, हमें ऐसा फील होता है, हमें दिखता है कि जो पृथ्वी है ना वो ऊपर से हल्की हल्की चपटी है, और साइड साइड से यानी भूमध्य रेखा के पास से क्या है, वहां पर थोड़ा उभरापन है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है चपटा और बाहर से ऐसा उभरा हो, कुछ ऐसा टाइप समझ लो आप। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप समझ लो, जैसे कि मैं बनाना चाहूँ भाई, अगर, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप। ठीक है, यहाँ से भी चपटा दिखता है हमें, यहाँ से भी चपटा दिखता है, और यहाँ से थोड़ा उभार है, यहाँ से थोड़ा क्या है, उभार है, और यहाँ से थोड़ी चपटी है। समझ रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। तो पृथ्वी क्या है, भूभाग के आकार की है, और सूर्य की किरणें जो है ना भाई वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है ना। अगर आपको दिखाऊं भाई, मैं आगे चलते हैं, 2 मिनट को। देखो, ये आपकी क्या अर्थ है, यहाँ से ध्यान से देखना, ये अर्थ है और ये सूरज की किरणें आ रही है। ठीक है, अब आप देखो जो पृथ्वी का आकार है ना, मैंने बताया जियोइड शेप की है, भूभाग के आकार की, और टिल्ट है ना। तो जो ये सूरज की किरणें आ रही है, कहीं तो सीधी पड़ रही है, कहीं पे टेढ़ी पड़ रही है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। अब आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसको वायुमंडल घेरता है एक चादर के रूप में, पता है आपको। तो भाई जब ये सूरज की किरणें आएंगी ना, तो पहले वायुमंडल से गुजरेंगी। क्या होगी भाई, वायुमंडल से गुजरेगी। समझ रहे हो भाई। तो वायुमंडल में क्या करता है, इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ध्यान रखना। तो ये क्या भाई, वायुमंडल से गुजरेगी तब जाके तो पृथ्वी की सतह पर आएगी। तो ये भूमध्य रेखा वाला पार्ट है, यहाँ तो बिल्कुल सीधी पड़ रही है, लेकिन जो आप देखोगे इधर साइड जो है अपना, ये जो उच्च अक्षांश हो गए अपने, वहां पर क्या देखने को मिल रही है, तिरछी जा रही है। देखो यहाँ बिल्कुल सीधी है, और यहाँ बिल्कुल तिरछी जा रही है ना। यहाँ पर देखो इतने बड़े एरिया पे यहाँ पर जो है जा रही है। आपको आप बोलोगे यार सीधी तो जा रही, नहीं सीधी नहीं है ये। हमारा जो पृथ्वी वैसे झुकी हुई है, तो इधर तो बिल्कुल बिल्कुल सीधी है, और इधर थोड़ी तिरछी है। समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, कि सूर्य की जो किरण है वायुमंडल के ऊपरी भाग पर, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से पर जो मैं आपको दिखाया, वो क्या पहुंचते, तिरछी पड़ती है। और इसलिए जो पृथ्वी सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल एक छोटा भाग ही प्राप्त कर पाती है। समझ रहे हो ना। इस वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी है सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल एक छोटा हिस्सा ही क्या कर पाती है भाई, ग्रहण कर पाती है। ठीक है ना, क्योंकि वायुमंडल पर तिरछी पड़ रही है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति ही ऐसी है जिसे जितनी भी ऊर्जा आ रही है उसको तिरछी मिल रही है वायुमंडल पर। ठीक है, ऊपरी भाग पर। ये आपको समझ आ रहा है। और इसको हम बोलते हैं सौर विकिरण, जो वापिस जाती है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे, पार्थिव विकिरण बोलेंगे। आगे चलो। अब पृथ्वी है ना भाई, वो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर औसतन 1.94 कैलोरी जो है पर वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। इसको हम सौर स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सौर स्थिरांक बोलते हैं। यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर के एरिया पर हर एक मिनट में 1.94 कैलोरी ऊर्जा जो है वायुमंडल की सतह पर प्राप्त होती है औसतन। ध्यान रखना, इसको सौर स्थिरांक बोलते हैं। मतलब कि जितना हमको प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट मिलती ही मिलती है, इतनी ये फिक्स है। ये सौर स्थिरांक इसलिए इसको हम बोलते हैं। स्थिरांक मतलब होता है कांस्टेंट, जो बदले ना, तो फिक्स है ना भाई। अब यहाँ पर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है क्या, अपसौर और उपसौर। अपसौर एंड उपसौर, ध्यान समझना भाई इसको। तो पृथ्वी सूर्य की दूरी और सूर्य तप, इसी वजह से यहाँ पर क्या दो कंसेप्ट निकलते अपने, अपसौर और उपसौर। तो
पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है ना लगातार बदलती रहती है। क्या होती है? लगातार बदलती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, सूर्य तप जो होता है ना, सूर्य तप समझ गए ना, जो आने वाली किरण है, उसमें वार्षिक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। कहीं पर ज्यादा सूर्य तप आएगा, कहीं पर कम आएगा, सीधी सी मतलब है। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अपसोर। क्या? अपसोर। दो फिनोमिना है, अपसोर और उपसोर। तो अपसोर देखो बेसिकली कब देखने को मिलता है। अपसोर हमको देखने को मिलेगा 4 जुलाई को। अपसोर हमको कब देखने को मिलेगा? 4 जुलाई को देखने को मिलेगा। और अपसोर के टाइम पे क्या होता है? 4 जुलाई के टाइम पे जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे दूर होती है। और दूरी कितनी होती है? अब इसको विजुलाइज भी करेंगे, टेंशन मत लो, देखेंगे आगे। जो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, और दूरी लगभग कितनी है? लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर बेसिकली क्या है, यहाँ पर अपनी दूरी है। किसकी? सूरज और पृथ्वी की, जो कि सबसे दूर मानी जाती है 4 जुलाई को, है ना। अगर हम देखें आगे चले तो आप देखना यहाँ से, ये 147 वाला नहीं है अपना, ये सबसे दूर वाली डिस्टेंस है ये। ठीक है, मैं रोक दूंगा यहाँ पर, अगर रुक जाए तो भाई कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो 152 मिलियन लिखा आ रहा है ना, उसको आप ध्यान से देखो। ये सबसे दूर वाली स्थिति है, और सबसे पास वाली स्थिति ये है जो 147 मिलियन वाला है। आपको खुद भी दिख रहा होगा कि जब यहाँ पर पृथ्वी आती है, इधर वाली नहीं, इधर जब आएगी तो सबसे दूर वाला हिस्सा यही है। तो ये इसको बोलते हैं अपसोर। आगे चले, ये तो अपसोर हो गया। अब उपसोर देखो भाई, ये 3 जनवरी को देखने को मिलता है। तो 3 जनवरी के टाइम पे जो पृथ्वी है ना, सूर्य से सबसे नजदीक होती, अपसोर में दूर होती है, और सबसे नजदीक जो है भाई, निकट जो है, वो उपसोर के टाइम पे होती है 3 जनवरी को। और दूरी लगभग कितनी है? 14 करोड़ 70 लाख। कितनी है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। तो इसको आप देखो भाई, ये क्या है आपका, अब जो आएगा ये आपका उपसोर देखने को मिलेगा, और ये अपसोर। ठीक है, आगे चले, ये हमने देख लिया। अब सूर्य तप का प्रभाव क्या है? अब 3 जनवरी को सबसे निकट है भाई पृथ्वी सूरज के, तो ज्यादा सूर्य तप की मात्रा आती है जुलाई के कंपैरिजन में, है ना। 4 जुलाई के कंपैरिजन में 3 जनवरी को ज्यादा सूर्य तप की मात्रा आएगी, ये आपको पता है क्योंकि पास में है। अब ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना, जो 3 जनवरी को ज्यादा सूर्य तप की मात्रा आ रही है, फिर भी इसका इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिलता। इसका फिर भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि स्थल और समुद्र का वितरण इस प्रकार से है पृथ्वी पर, वायुमंडलीय परिसंचरण होता है। ठीक है, अभी वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है, या आप भाई नेक्स्ट चैप्टर में को डिटेल में जानने वाले हो, है ना। तो और स्थल और समुद्र के वितरण के बारे में भी जानोगे, क्योंकि चैप्टर है ही उसी बेसिस पर, अगला जो चैप्टर है। तो स्थल और समुद्र का वितरण अपना इस प्रकार का ही है। और वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण क्या हो जाता है, जो सूर्य तप की मात्रा है, इसको यहाँ पर पृथ्वी पर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है, क्योंकि ये बराबर कर देते हैं। क्यों क्या कर देते हैं? क्योंकि ये बराबर कर देते हैं पृथ्वी पर, इसलिए जो सूर्य तप की ये भिन्नता है दैनिक मौसम परिवर्तन में अधिक प्रभाव नहीं डालती है, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आगे चलते हैं, ये आपको आपने देख ही लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता। ये अब अगला टॉपिक है अपना, कि जो पृथ्वी की सतह है ना, उसमें सूर्यताप में क्या भिन्नता हमें देखने को मिलती है। हर जगह समान सूर्यताप की मात्रा नहीं जा रही, हमें भिन्नता देखने को मिलती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर बोल रहा हूँ कि सूर्यताप में भिन्नता आ रही है पृथ्वी की सतह पर, तो इसके मेन रीजंस क्या हैं? ये मेन रीजंस हैं। क्या है मेन रीजंस? ये हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना बताया, पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है, और सूरज के अराउंड भी घूमती है। ठीक है, पहला कारण ये हो गया सूर्य की किरणों का नतिकोण, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। ये बेसिकली क्या है, विभिन्नता के कारण है, जिस वजह से जो है हमें पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता देखने को मिलती है। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, है ना। देखो मैंने बताया तुमको, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। लेकिन जब वो अपने अक्ष पर घूम इतनी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन जब बात आती है वो कितना घूम रही है ना, यानी अपने परिक्रमण, अपने ऑर्बिट से जो उसने कितना झुकाव है उसका, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। मान लो ये सूरज है और ये इसका ऑर्बिट है और ये अर्थ है, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है भाई झुकी हुई है, लेकिन अपने परिक्रमण स्थल पर जो उसका कोण बन रहा है यहाँ पर, वो 66.5 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण की कक्षा है,
वहां पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और यही अक्षीय झुकाव जो है ना अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य तप की मात्रा को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगर मान लो सीधी होती ना, डायरेक्ट पड़ती, अब झुकाव है, सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेंगी और यहाँ पर तिरछी पड़ेंगी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज डायरेक्ट किसी चीज पे लग रही है तो वो ज्यादा दाब क्रिएट करती है। अगर आपने दाब का कंसेप्ट पढ़ा है तो अगर मैं देखो ऐसे ये लगाऊंगा, है ना, तो बिल्कुल सीधा है ना ये, तो मेरे को यहाँ पर ज्यादा प्रेशर फील होगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे देखो उसको ऐसे कर दूंगा, तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, तिरछा हो गया ये। तो ये जो है ना, ये तिरछा जो मैंने लगाया, मुझे इधर भी प्रेशर फील होगा, इधर भी, इधर भी। तो ज्यादा जगह पे प्रेशर फील हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है, ज्यादा जगह पे प्रेशर फील हो रहा है मेरे हाथ पर। सीधा नोक से लगा रहा हूं तो एक ही जगह, पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा। यूं तिरछा कर दूंगा तो थोड़े ज्यादा जगह पर क्या होगा, ये पेन का सरफेस लगा रहा है तो मुझे वहां पे ज्यादा एरिया पे फील होगा, और यानी और टोटल मिला के कम लगेगा। ऐसे ज्यादा और ऐसे लगेगा जरूर, लेकिन कम लगेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ध्यान रखना। तो वही हिसाब इसका है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, यहीं पर यही बता रखा है, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग क्या पड़ती है, सूर्य तप की मात्रा पड़ती है। यहाँ पर भूमध्य रेखा, है ना, फिर कर्क रेखा ऊपर आएगी, नीचे मकर रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है सारी ये, है ना। फिर 90 डिग्री का आएगा अपना यहाँ पर, जिसको उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो आप खुद देखो यहाँ पर ये झुकाव है ना, कि डायरेक्ट यहाँ पर हमें सन की जो है लाइट देखने को मिल रही है, सूर्य तप की जो मात्रा है। अब सूर्य तप की मात्रा यहाँ पर ही पड़ रही है, बस कहाँ पड़ रही है, इतने जगह पर पड़ रही है। ये समझने के लिए ध्यान रखना, है ना, ये वायुमंडल से गुजर चुकी है। तो यहाँ पर आई भाई, तो जो सोलर रेडिएशन है ना वो कंसंट्रेटेड होगी ओवर अ स्मॉलर एरिया। कहने का मतलब है कि बहुत छोटे एरिया पर क्या है, यहाँ पर सूरज की जो ऊर्जा है वो कंसंट्रेट है, एकत्रित है। तो इस एरिया को बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी, क्योंकि गर्मी सिर्फ यही सहन करेगा, गर्मी फैल नहीं रही है। समझ आ गया। लेकिन जब बात आती है इधर, जब जब सोलर रेडिएशन यहाँ पर आ रही है, यानी सूर्य तप जब आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, आप देखो इसे कंपैरिजन में जो सूर्य की तप है वो फैल गया, क्योंकि तिरछी पड़ रही है। सूर्य तप क्यों फैल गया, क्योंकि तिरछी पड़ रही है सूरज की किरणें, इस वजह से क्या होगा, थोड़े ज्यादा एरिया पर ये फैलेगी, ज्यादा एरिया पर ये फैलेगी, और ज्यादा एरिया पर फैलेगी तो उस ज्यादा एरिया को गर्मी मिलेगी ना, लेकिन कम मिलेगी कंपैरेटिवली। क्यों, अगर मैंने बताया सीधी पड़ रही है, छोटी जगह पे पूरी सूरज की किरणें पड़ रही है, तो वहां पर ज्यादा गर्मी महसूस होगी ना। लेकिन एक ही जगह पे और वही चीज ज्यादा एरिया पे पड़ रही है, तो गर्मी तो रहेगी लेकिन कंपैरेटिवली कम रहेगी यहाँ पर। ये आपको ध्यान रख लेना है। ये तो भाई तक पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूम रहा है, जिस वजह से क्या होता है, सूर्य तप की मात्रा में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। उसके बाद सूर्य की किरणों का नति कोण, सूर्य की किरणों का नति कोण मतलब जो सूर्य की किरणें आ रही है ना उसका एंगल अलग अलग है, वो भी झुकाव की वजह से ही है, वो भी पृथ्वी का अपने अक्ष के झुकाव की वजह से ही है। देखो ये सारी ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सारी सूरज की किरणें आ रही हैं, ये सारी सूरज की किरणें आ रही हैं, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ना देखो, ये जो किरणें आ रही है 23.5 डिग्री का कोण बना रही है, ये किरण जो है भाई 47 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है भाई, कि सूर्य की किरणों का नति कोण। अब जो ये वाली जो क्या कहते हैं अपने किरण आ रही है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है इस जगह पर, विषुवत वृत्त पर 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, और यहाँ पर आपका 23.5 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री का, ठीक है। और ये इधर इधर साइड अक्षांश लिखे हुए हैं, ध्यान रखना, इधर साइड अक्षांश लिखे हुए हैं, इधर कोण लिखे हुए हैं। तो सूरज की किरणें कैसे कैसे आ रही है ये आपको दिखाया जा रहा है। तो जहां पर 90 डिग्री से पड़ेगी ना सीधी, जहां पे बिल्कुल सीधी पड़ेगी वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, ध्यान रखना है। तो नति कोण किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अगर हम बोले कि सूरज की किरणों का नति कोण मतलब कि एंगल क्या होगा, क्या होगा, नति कोण मतलब एंगल, आप समझो, ठीक है। नति कोण यही है, ये क्या है, नति कोण बोलेंगे इसको, ध्यान रखना, इसको नति कोण बोलेंगे जो ये बन रहा है। तो नति कोण किसी के अक्षांश पर निर्भर करता है, सीधी सी बात है ना। आप देखो अगर ऐसे झुका हुआ है तो ये इसका अक्षांश ये रहा, इसका ही अक्षांश ये रहा, इसका अक्षांश, सब अक्षांश ही तो है ये सब अक्षांश ही तो है भाई, ध्यान रखना है। तो निम्न अक्षांश, तो जो भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के यानी विषुवत वृत्त के जो पास वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर आप देखो लगभग सीधी पड़ रही है किरणें, लगभग सीधी पड़ रही हैं। तो सीधी पड़ रही हैं किरणें, ये आपको पता होगा। अगर किरणें सीधी हैं
तो भाई वो कम क्षेत्र पर पड़ रही है, मैंने बताया सीधी पड़ रही है, कम क्षेत्र पर पड़ रही है। अगर मैं ऐसे आपको चुभाऊं ना, ये मान लो कि अगर पैनी चीज हो तो आपको छोटे से एरिया पे चुभेगी ना, ज्यादा एरिया पे तो चुभेगी नहीं। अब ध्यान रखना, अब वही चीज मैं कुछ मान लो आगे से उसका क्षेत्र बहुत बढ़ा दूं और फिर मैं आपको टच करूँ तो वो आपके ज्यादा एरिया पे लगेगी, वहां पर आपको दर्द कम हो कंपैरेटिवली किसके, जब आपको कम एरिया पे लगाया मैंने। वही सिंपल इसका हिसाब है कि जो सीधी किरणें होती है वो कम क्षेत्र पर पड़ेगी, फैलेगी नहीं ज्यादा, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर अधिक ऊर्जा देखने को मिलेगी पर एरिया पर, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र पर ज्यादा आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी। एक इतना एरिया है और एक इतना एरिया है, अगर ऊर्जा यहाँ पड़ रही है ना, तो इसी को मिलेगी ना प्रति इकाई क्षेत्र पर ज्यादा, क्योंकि सीधी पड़ रही है। अब यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, देखो ऐसे यूं तिरछी पड़ रही है ना, क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो ये इतने एरिया पर फैलेगी भाई, इतने एरिया पर फैलेगी तो ऊर्जा मिल रही है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली में कम मिल रही है यहाँ पर, वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर सीधी किरणें पड़ रही है, कम क्षेत्र पर पड़ रही है, तो उसका ताप अधिक होगा, ज्यादा सूर्य ताप उसको मिलेगा। लेकिन अगर किरणें जो तिरछी पड़ रही हैं, है ना, तो अगर किरणें जो तिरछी पड़ रही हैं तुमको क्या देखने को मिलेगा, वो बड़े क्षेत्र में फैल जाएगी, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा जाएगी, लेकिन पर अगर एरिया में निकालते हैं तो वो कम जाएगी प्रति इकाई क्षेत्र। प्रति इकाई क्षेत्र मतलब कि बड़े एरिया में, ये इस क्षेत्र की बात करो, यहाँ पर कम ऊर्जा मिलेगी, यहाँ पर कम ऊर्जा मिलेगी क्योंकि फैल गई ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर हमको ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि पूरे एरिया पर इसने कवर कर लिया सूरज की किरणें, किरणों ने, क्योंकि सीधी आ रही थी। समझ आ गया। और ताप यहाँ पर हमको कम देखने को मिलेगा। और तिरछी जो किरणें ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमको देखने को मिलेगी भाई ध्रुवों की ओर, यानी जो किरणें हैं वो अधिक तिरछी होती हैं उच्च अक्षांशों पर। कहाँ पर, उच्च अक्षांशों पर, यानी ध्रुवों की ओर, यानी कि अपना इधर साइड, ये उच्च अक्षांश है, ये क्या अपना उच्च अक्षांश है। तो यहाँ पर जो किरणें वो तिरछी पड़ रही है, देख लो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर किरणें का कोण क्या बन रहा है, 23.5 डिग्री, 47 डिग्री। नति कोण तो तिरछी पड़ रही है ध्रुव के पास, ठीक है, ध्रुवों के पास, ये आपको ध्यान रख लेना है। समझ आ गया भाई, यह समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना मैंने बता दिया भाई, पृथ्वी के ऊपर एक चादर लगी हुई है जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं, जो घेरे रखती है पृथ्वी को। तो भाई पृथ्वी की सतह पर आ रही है, उससे पहले वो वायुमंडल से होकर गुजर रही है। तो सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, है ना, ये हमको समझना है, ये हमको समझना है कि भाई किस प्रकार से वायुमंडल से होकर गुजर रही है, और किस प्रकार से जो वायुमंडल जो है गर्म होता है या पृथ्वी गर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह, देखो सूर्य की जो किरणें है ना, वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती है। और लघु तरंग वाली यानी कि जो सौर विकिरण है, वो किरणों के लिए वायुमंडल ज्यादातर पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब है कि उसको आने देता है, उसको आने देता है। मान लो ये वायुमंडल है और ये पृथ्वी की सतह है, तो वायुमंडल क्या है, जो लघु तरंगे होती हैं उसके लिए पारदर्शी होता है, मतलब उसको आने देता है, उसको आने देता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ऐसी बात नहीं है पूरी तरीके से आने देता है, अधिकतर पारदर्शी होता है। कुछ कुछ जो ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है। वो हम हीट बैलेंस वाले जो पढ़ेंगे ना, ऊष्मा बजट जब हम पढ़ेंगे, जब हम ऊष्मा संतुलन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब आपको समझ आएगा वो चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कुछ एब्जॉर्प्शन भी करता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो सौरमंडल में आपको पता होगा जलवाष्प, ओजोन, ये सब अन्य गैसें पाई जाती हैं सौरमंडल के अंदर, क्योंकि इनका जो उत्सर्जन है जलवाष्प का, वो पता है क्योंकि सौरमंडल के अंदर सारे मौसम बदलते हैं, सारे फिनोमेना वही होते हैं। तो वहां पर भाई जलवाष्प सबको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बादल बनते हैं तो उससे पहले जलवाष्प चाहिए। जलवाष्प होते हैं, ओजोन और अन्य गैसें पाई जाती है, जैसे कि CO2 पाई जाती है, ओजोन गैस है, आर्गन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनका एमिशन होता है, इनका उत्सर्जन होता है उद्योगों द्वारा। तो सौरमंडल हमको देखने को मिलती है। और ये जो गैसें है ना, अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है, ठीक है, जो अपनी इंफ्रारेड रेज है ना, अवरक्त विकिरण है, इनको क्या कर लेती है भाई, अवशोषित कर लेती है। मतलब जैसे आ रही है ना, और फिर जा भी रही है, और फिर जा भी रही है। तो इनके कुछ हिस्से को क्या, पूरे हिस्से को क्या कर लेते हैं भाई, अवशोषित करने का काम करती हैं। ये जलवाष्प और ओजोन जैसी गैस है और CO2 जैसी गैस है, इसी वजह से हमें गर्मी भी फील होती है, ध्यान रखना है। बट वो अगला टॉपिक है पार्थिव विकिरण वाला। तो वायुमंडल में ना भाई छोटे छोटे धूल और कण होते हैं। वायुमंडल में जो है छोटे छोटे धूल और कण होते हैं, आपको पता है कि वायुमंडल, देखो वायुमंडल क्या है भाई, ऐसे हम रह रहे हैं, हम अपने आसपास देख रहे हैं, पूरा वायुमंडल ही तो एक तरह से है ना। तो वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं।
अब ये करते क्या है, जो ये कण है ये करते क्या है, ये कण बेसिकली क्या करते करते क्या है, जो सूरज से आने वाली किरण है ना, जो सूरज से आने वाली किरण है वो उसको प्रकिरणित कर देते हैं। प्रकिरणित मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग इसको हम बोलते हैं। मतलब कि फैलाना, एक तरह से मतलब कि फैलाना। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रकीर्णन मतलब कि फैलाना। तो सूर्य की जो किरणें आ रही है, जो प्रकाश उसको आ रहा है, उसको चारों ओर फैला देते हैं, इसी को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही क्या होता है, जो आकाश का रंग है वो नीला होता है ना, दिखता है अपने को। और सूरज सूरज जब सूर्योदय होता है या सूर्य अस्त होता है तो उसके कारण जो सूर्य का रंग है वो लाल हमें इसलिए दिखाई देता है ना। देखना चाहते हो उसको, देखो आगे देखो। जैसे मैं आपको क्या बताया, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब सन की प्रकाश आ रहा है। ये छोटे छोटे धूलकण जो कि हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, हमको कहाँ देखने को मिलते हैं भाई, ये हमको हमारे वायुमंडल में देखने को मिलते हैं, ध्यान आपको रखना है। और वैसे सौरमंडल में भी देखने को मिलते हैं ना। वायुमंडल क्या है, सौरमंडल वायुमंडल का ही पार्ट है, तो वायुमंडल कह लो या सौरमंडल कह लो, ठीक है भाई। तो ऐसे हमको जो है ये सब पार्टिकल्स है, कण है धूल के। अब ऐसे ही यहाँ पर सूरज की जो है ऊर्जा आई, प्रकाश आया, अब इस पर टकराएंगे, इस पार्टिकल्स पर जो है, इन कणों पर जो है यहाँ पर टकराई जाएगी ये प्रकाश। अब प्रकाश को क्या हो जाएगा, ये देखो फैला देगा, ये जो है फैला देगा। अब बोलोगे भाई फिर नीला ही क्यों दिख रहा है और कोई सा कलर क्यों नहीं दिख रहा है, इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है। ये आपको पता होना चाहिए, सन की जो लाइट है ना, ये पता होना चाहिए, जो सन की लाइट है, जो सन की लाइट है इसमें 7 कलर्स होते हैं, कितने, 7 कलर्स होते हैं, है ना। 7 कलर्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 7 कलर को मिला के जो आपका एक सनलाइट यानी वाइट वाइट लाइट पर बनती है। तो सनलाइट की जो लाइट है वो कैसी है, वाइट है, जो कि 7 कलर से मिलकर बन रही है, जिसको हम याद भी रख सकते हैं एक ट्रिक से, विबग्योर। किससे, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो वी से वायलेट आपका कलर हो गया, आई से आपका इंडिगो कलर हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, और आर से रेड हो गया। तो इन 7 कलरों से मिलकर क्या बनती है, आपकी सनलाइट यानी व्हाइट कलर बनता है। तो जब सनलाइट की यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट आती है ना, तो ये जो ब्लू कलर है उसको सबसे ज्यादा फैलाती है ना। जब सनलाइट पड़ी ना भाई, तो 7 कलर से मिलकर बनती है, तो वो फैलेगी जरूर जब टकराएगी किसी से, लेकिन फैलेगी वही लाइट, फैलेगी वही लाइट जिसकी क्या हो, तरंग दैर्घ्य कम हो, जिसकी वेवलेंथ कम हो। समझ रहे हो भाई। तो हुआ क्या, जब आई तो ब्लू लाइट जो अपनी ब्लू है ये सबसे ज्यादा फैलेगी, ये सबसे ज्यादा फैलती है। और जब चारों जगह पे जो है भाई, जो ब्लू वाला कलर है वो ज्यादा फैलेगा, तो हमको आकाश कैसा दिखेगा, ब्लू ही तो दिखेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर आप देखो इस चीज को, ठीक है। देखो ये शॉर्ट वेवलेंथ है इनकी, क्या है, छोटी वेवलेंथ है। तरंग दैर्घ्य क्या है भाई, लघु है, लघु तरंग दैर्घ्य है ना, यानी छोटी वेव्स है, यानी वेव की जो लेंथ है वो काफी छोटी, एक तरह से आप ये समझो, ठीक है भाई। और स्कैटरिंग कर दिया, लाइट का फैला दिया। और आप ये देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है, अपना ये एटमोसफेयर है पूरा, और ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसने सारे क्या करे, जितने भी आपने ब्लू वाले थे उसको फैला दिया, उसको ब्लू वाले यहाँ पर उसने फैला दिया, और ये अर्थ हो गया। तो कोई बंदा ऊपर देखेगा तो उसको सारा नीला नीला ही आसमान दिखेगा, तो जो आसमान है वो सारा नीला नीला ही दिखेगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये तो हो गया भाई कि आकाश नीला दिखता है। उसके बाद आकाश जो हमको ना लाल भी दिखता है, आकाश जो हमको, आकाश कह रहा हूँ, जो सूर्योदय और सूर्यास्त होते समय हमको जो लाल भी दिखता है सूरज, वो क्यों दिखता है। अब मैं आपको ध्यान रखना, जो ये अपना रेड कलर है, जो रेड कलर ना, इसकी सबसे क्या होती है, ज्यादा वेवलेंथ होती है। जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ, वो सबसे कम स्कैटर होता है, मतलब कि वो ज्यादा फैलता नहीं है। जैसे ब्लू लाइट फैली ना व्हाइट कलर में से, व्हाइट कलर 7 कलर से मिलकर बना है, तो ब्लू लाइट ज्यादा फैल गई। लेकिन रेड इतना नहीं फैलता, अगर रेड फैल रहा होता तो आसमान हमको लाल दिखता, बट दिख हमको ब्लू रहा है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य छोटी है, लाल की ज्यादा बड़ी होती है। तो जब लाल की ज्यादा बड़ी है यहाँ पर क्या, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो वो सबसे कम विचलित होता है, मतलब वो स्कैटर नहीं हो सकता, वो प्रकीर्णित नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्या होता है, जब सूरज की किरणें आती हैं,
जब सूरज की किरणें आते, जब सूर्य का उदय ही हो रहा है, जब सूरज का उदय ही हो रहा है। अब बोलोगे भाई क्यों यहाँ पर ब्लू लाइट नहीं आ रही है ना भाई, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। देखो, सूरज की किरणें आई, ये मान लो पूरी व्हाइट ही आई है। अब व्हाइट में यहाँ पर रेड भी है, ब्लू भी है। जैसे ही यहाँ पर सूरज की किरणें आनी स्टार्ट हुई, सूर्योदय का टाइम है, ठीक है, सनराइज की बात कर लो या सनसेट की बात कर लो, दोनों एक ही है। मान लो सूरज उगा, है ना, उसकी लाइट आ रही है इसकी आंखों में, इसकी आंखों में आ रही है। अब देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर है, व्हाइट में से जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो रहा है चारों जगह, वो स्कैटर हो रहा है, जब भी तो हमको आसमान जो है नीला दिखने लग जाता है। लेकिन हमें सूरज लाल क्यों दिखता है? क्योंकि डायरेक्ट जो हमारे पास जो है लाइट पहुंचती है वो रेड वाली ही पहुंचती है, क्योंकि रेड को कोई भी जो धूल कण है वो फैला नहीं पाता है, इसलिए वजह से लाल कलर जो डायरेक्ट हमारी आंखों में पड़ता है, ब्लू वगैरह तो सब फैल जाता है चारों तरफ, लाल कलर ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस तरह से हमें सूरज जो है लाल दिखता है, और सनसेट के समय भी यही होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है ना। और जैसे ही जब अपना आधा दिन आ जाता है, मिड डे आ जाता है, तो वहां पर हमको जो है आसमान ज्यादा ब्लू देखने को मिलता है, और हमको लाल कलर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बिल्कुल सर पर आ चुका है। और यहाँ पर ज्यादा स्कैटरिंग है नहीं, प्रकीर्णन हमको देखने को मिलता है ब्लू कलर का। और ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ पर बहुत कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जो सूरज की किरण है यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है सूरज की किरणों को, तो यहाँ पर ब्लू लाइट जो सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंच जाती है फैलने के बाद। समझ रहे हो भाई? तो इस वजह से हमें सूरज का रंग, सूरज जो है वो लाल, और सूरज का रंग लाल दिखता है सनराइज और सनसेट के समय, और आकाश का रंग जो है नीला दिखता है। आगे चल रहे हैं भाई। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप का वितरण किस प्रकार से है? पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप का वितरण किस प्रकार से है? देखो, तो सूर्य तप की मात्रा आपको पता होनी चाहिए। उष्ण कटिबंध जो है वहां पे लगभग 300 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर जो है आपको ऊर्जा देखने को मिलती है, सूर्य तप की मात्रा। और ध्रुवों पर लगभग ये 7 वाट प्रति वर्ग मीटर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है। वो क्यों है बता चुका हूँ। टिल्ट है अपनी जगह पे सूरज, सूरज कह रहा हूँ अर्थ, तो वहां पर उसी प्रकार से देखो यूं है ना, यूं पड़ रही है यहाँ पर सीधे, और यहाँ पर तिरछी पड़ रही है। सीधे से कहने का मतलब ये, आप देखो इसको, है ना। तो ध्रुवों पर जो है आपको 70 वाट प्रति वर्ग मीटर देखने को मिलेगी सूर्य तप की मात्रा। और जो आपका उष्ण कटिबंध है, यानी ये वाला जो रीजन है ये, ठीक है, पूरा ये उष्ण कटिबंध वाला रीजन है, यहाँ पर आपको लगभग जो है 320 वाट प्रति वर्ग मीटर जो है आपको ऊर्जा देखने को, या सूर्य तप देखने को मिलेगा। समझ रहे हो भाई? अब सबसे अधिक सूर्य तप कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है भाई? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में क्या होता है उपोष्ण कटिबंध? कितनी बार बताया वैसे मैंने। उपोष्ण कटिबंध सिंपल सा मतलब रखो, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध जो है ना उत्तरी वाला, इसके बीच वाला हिस्सा, मतलब कि ये, इसके नहीं, ये वाला हिस्सा, ये पूरा शीतोष्ण कटिबंध है, और ये पूरा उष्ण कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध के जस्ट उत्तर में और शीतोष्ण कटिबंध के जस्ट दक्षिण में, यानी ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अपना उपोष्ण कटिबंध बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा सूर्य तप मिलता है ना। कारण क्या है? यहाँ पर बादल बहुत कम होते हैं, बादल बहुत कम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बादल होते हैं ना भाई, मान लो मैंने बादल बना दिए बहुत प्यारे से, ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, मान लो मैंने यहाँ पर बादल, भाई बारिश नहीं हो रही चलो, बढ़िया, बादल यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। बादल क्या करता है भाई? सूरज की किरणों को नीचे नहीं आने देता है। अगर मान लो आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं, तो वो सूरज की किरणें अपने तक आने नहीं देगा। अभी तुम फील भी कर सकते हो सर्दी को, अगर मान लो कि आसमान में आपको दिखता है आपके पास कोहरा ही कोहरा है। क्या है भाई? कोहरा ही कोहरा है, तो आसमान आपका साफ नहीं है, तो सूरज की किरणों को वो आप तक आने ही नहीं देता है। क्या कर देता है? वो उसको वापिस भेज देता है, वो उसको वापस भेज देता है, यानी वापस परावर्तित करा देता है। कहने का मतलब, मान लो ये सूरज की किरणें आई, ठीक है, सूरज की किरणें जो यहाँ पर आई, ठीक है, ये सूरज की किरणें यहाँ पर आई, और यहाँ से ये वापस चले जाएंगी। ध्यान रखना, क्योंकि जो बादल है उसको वापस भेज देता है सूरज की किरणों को। इस अब होता है, ठीक है ना, यहाँ पर वापस भेज देता है। तो लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में क्या है? बादल बहुत कम होते हैं, तो सूरज की किरणों को वापस भेजता ही नहीं है। आसमान क्या होता है उपोष्ण कटिबंध में जो है, उपोष्ण कटिबंध में जो है ना भाई, इसको बिल्कुल साफ देखने को मिलता है। मान लो ये उपोष्ण कटिबंध है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है सूरज की किरणें आ जाती है, और यहाँ पर गर्मी महसूस कराती है। समझ रहे हो? और सूरज की किरणें यहाँ पर सीधे पहुंचती है। सूरज की किरणें जो यहाँ पर बिल्कुल
सीधी पहुंचती है, ध्यान आपको रखना है। पता है आपको उष्ण कटिबंध वाला जो पार्ट है यहाँ पर सारी सीधी पहुंचती है, यहाँ पर तिरछी पहुंचती है, यहाँ पर तिरछी पहुंचती है, ऐसे समझे? ये आपको ध्यान रख लेना है। ये तो चलो मैंने आपको ग्लोब के टाइप से दिखा दी, ये आप देखो, ये पूरा वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो शीत कटिबंध है, ये समशीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, ये भी समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है ना भाई। तो ये तो पूरा हो गया अपना उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। मैंने बोला भाई कि उष्ण कटिबंध के जस्ट उत्तर वाला हिस्सा और समशीतोष्ण के नीचे वाला हिस्सा, कहने का मतलब ये है कि ये वाला पूरा जो क्षेत्र है अपना लगभग जो है ये क्या है अपना, ठीक है, ये वाला हिस्सा, 2 मिनट, यानी ये वाला हिस्सा लगभग, ठीक है भाई, भारत चीन वाला सब ये जो एरिया है अपना लगभग जो है ये उष्ण कटिबंध में, तो ये उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। समझ रहे हो भाई? आगे सुनो। विषुवत विरुद्ध पर कम सूर्यताप क्यों? बादल अधिक होते हैं, ठीक है भाई। देखो भूमध्य रेखा पर, विषुवत या भूमध्य रेखा पर यहाँ पर जो है सूर्यताप की मात्रा कम क्यों है ना? पड़ती सबसे ज्यादा यहाँ पर बात हो रही है, सबसे ज्यादा जहां पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, वहां पर ज्यादा ऊर्जा हमको देखने को मिलेगी, सूर्यताप की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बादल है तो वो वापस जाएगी भी, बादल है तो वहीं से क्या वापस भेज दी जाएगी उसको अंतरिक्ष में, ठीक है। तो होता क्या, विषुवत पर बादल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों बादल ज्यादा देखने को मिलते हैं भाई? बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं? मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है ना, यहाँ से जो पानी है वो भाप बनेगा, पानी क्या बनेगा भाई? भाप बना, ठीक है भाई, बन गया भाप, है ना। अब क्या होगा, जो जलवाष्प भाप जो बने हैं, जिसमें जलवाष्प जो है पानी की जो बूंदे हैं, है ना, वो जो अपने एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में जो धूल कण है ना, ये जो जलवाष्प है इनका आसपास इकट्ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होते होते ये बादल बन जाता है, क्या बन जाता है? ये बादल बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो? अब क्योंकि अब विषुवत विरुद्ध है, यहाँ पर समुद्र तो है, ये समुद्र से भाप बनेगी, जो गर्मी डायरेक्ट पड़े ना। आप खुद सोचो कि सूरज की किरणें जो सीधी पड़ती है विषुवत विरुद्ध के आसपास जो है, तो सीधी किरणें पड़ रही है, तो वहां पर ज्यादा सूर्य तप की मात्रा है, तो ज्यादा जल्दी जल्दी समुद्र से भाप बनेगी, है ना, पानी का भाप बनेगा, वहां जल्दी जल्दी बादल बनेगा। एक बार बादल बन गए तो जो सूरज की किरणें फिर आएंगी वो वापस जाएंगी भी, ध्यान रखना है। इसलिए क्या है, उष्ण कटिबंध से थोड़ा कम सूर्य तप यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना भाई? तो जो विषुवत वृत्त है, क्योंकि देखो विषुवत वृत्त भी अपना उष्ण कटिबंध का ही पार्ट है लगभग। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा ही का पूरा ही क्या है, ये विषुवत वृत्त है अपना, ये पूरा का पूरा ही उष्ण कटिबंध है भाई, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो उष्ण कटिबंध है, थोड़ी सी कम जो ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो जा कम होते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बादल बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? अब आगे देखो भाई, स्थल और महासागर का प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। जो स्थल भाग है उसको अधिक सूर्यताप मिलता है, लेकिन जो महासागर है उसको कम सूर्यताप मिलता है। समझो, इसका भी यही रीजन है भाई, क्योंकि महासागर वाली साइड जो है ना, वहां पर लगातार बादल बनते रहते हैं, तो वहां पर वो कम सूर्यताप की मात्रा प्राप्त कर पाता है। एक बार प्राप्त कर लिया, देन फिर जलवाष्प बनेंगे, बादल बनेंगे, तो उसके बाद वो कम मात्रा प्राप्त करता है। लेकिन स्थल भाग वहां पर ऐसा कुछ है नहीं, स्थल भाग को डायरेक्ट सूरज की ऊर्जा मिलेगी, तो वहां पर कुछ बादल बादल नहीं होता, साफ एरिया रहता है, तो वहां पर स्थल भाग ज्यादा जल्दी गर्म भी हो जाता है कंपेरेटिवली किसके? महासागर के, है ना। तो स्थल भाग को ज्यादा गर्मी यहाँ पर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ही अक्षांश पर, एक ही अक्षांश की बात हो रही है। अगर आप चाहे ध्रुव ले लो, है ना, चाहे आप अपना कौन सा भाई मकर रेखा वाला ले लो, है ना, कर्क रेखा वाला अक्षांश ले लो, तो अगर एक एक अक्षांश की बात करें ना, वहां पर महासागर को कम सूर्यताप मिलेगा, लेकिन स्थल भाग को ज्यादा सूर्यताप मिलेगा। इसका रीजन मैंने बता दिया है। और ऋतु के अनुसार भी हमको अंतर देखने को मिलता है सूर्यताप में। कैसे? शीत ऋतु में, शीत ऋतु में क्या होता है, मध्य और उच्च अक्षांशों पर सूर्यताप कम मिलता है, ठीक है भाई। मध्य और उच्च अक्षांशों पर जो है सूर्य ताप कम मिलता है। मध्य समझते हो ना, बीच वाला, और उच्च अक्षांश है, जैसे ध्रुव हो गया अपने, है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, मतलब निम्न अक्षांश पे आ जाएगा। उत्तरी ध्रुव यानी उच्च अक्षांश। तो मध्य और उच्च अक्षांशों पर सूर्य ताप कम मिलता है शीत ऋतु यानी ठंड के टाइम पे। और ग्रीष्म ऋतु में ना, यानी गर्मी के टाइम पे सूर्य ताप अधिक मिलता है मध्य और उच्च अक्षांशों पर, ठीक है। इसका रीजन सिंपल वही है कि जो पृथ्वी है वो टिल्ट है 23.5 डिग्री पर, और अपने परिक्रमण स्थल से 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। वो जब रोटेट करती है अपनी जगह पे भी और ऐसे भी रोटेट कर रही है, तो उस हिसाब से ऋतुएं बदल रही, उसी हिसाब से ऋतुएं भी बदल रही हैं। तो जब शीत ऋतु का टाइम आता है, तो वहां पर मध्य और उच्च अक्षांशों पर
सूर्य तप कम मिलता है, और जैसे ग्रीष्म ऋतु का टाइम आता है वहीं पर मध्य और उच्च अक्षांशों पर सूर्य तप ज्यादा मिलता है। समझ रहे हो भाई? आगे चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। तो यहाँ पर ना हम देखो तीन प्रोसेस की बात हम करेंगे, चालन, और उसके बाद संवहन, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अभिवहन। तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई। देखो, अगर मैं बात करूँ तापन और शीतलन, मतलब वायुमंडल कैसे गर्म हो रहा है, कैसे ठंडा हो रहा है, ठीक है। वायुमंडल से होकर गुजरना सूरज की किरणों को हम देख चुके हैं। अब वायुमंडल का तापन और शीतलन कैसे हो रहा है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो वायुमंडल कैसे गर्म और ठंडा होता है? तो वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। वायुमंडल सीधे सूर्य से नहीं बल्कि पृथ्वी से भी गर्म होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वायुमंडल है ना वो पारदर्शी होता है सूरज की किरणों के लिए। वो बहुत कम भाग ही क्या करेगा, अवशोषित करेगा, है ना, या तो वापिस भेज देगा या तो बहुत कम भाग अवशोषित करेगा, बाकी सबको जो है पृथ्वी की सतह पर भेज देगा। इसलिए लाइन लिखी हुई है कि वायुमंडल जो है सीधे सूर्य से गर्म नहीं होता बल्कि पृथ्वी से गर्म होता है। अब गर्म हो रहा है तो यहाँ पर चालन है ना, संवहन है और अभिवहन है, तीन प्रोसेस है। इसके बारे में बात करेंगे। देखो, तो अगर मैं चालन की बात करूँ, जिसको इंग्लिश में कंडक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कंडक्शन भी बोलते हैं। तो ये ना बेसिकली देखो कंडक्शन होता क्या है, यानी चालन होता क्या, पहले ये समझो। चालन आपको तभी देखने को मिलेगा जब दो वस्तुएं संपर्क में आएंगी। क्या आएंगी? जब दो वस्तुएं संपर्क में आएंगी जब भी आपको चालन वाला प्रोसेस देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ आई? और जो संपर्क में वस्तुएं आ रही है ना, जो वस्तु संपर्क में आ रही है उनका तापमान अलग अलग होना चाहिए। मान लो ये भी गर्म है ये भी गर्म है, तो चालन का प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि चालन हो यानी कंडक्शन हो, तो आपको दोनों वस्तु संपर्क में आ रही है उनका तापमान अलग अलग होना चाहिए। अब होता क्या है, मान लो मैंने दो वस्तु ले ली, गर्म और ठंडी, गर्म और ठंडी वस्तु ले ली, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर गर्मी जाती है, ठीक है भाई। एच मतलब हॉट, और यहाँ पर ये कोल्ड, सी से, तो हॉट से कोल्ड की तरफ जो है ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ये ध्यान रखना, कंडक्शन की खासियत है ये। अभी हम देखेंगे ये कंडक्शन, समझो ना तुम कि भाई चालन होता क्या है, तभी तो समझोगे वायुमंडल चालन से किस प्रकार से भाई गर्म हो रहा है, वायुमंडल किस प्रकार से चालन से गर्म हो रहा है, उसकी फिर बाद में बात करेंगे। समझ आ गया भाई? तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर गर्मी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखो, ये बर्नर है, ये क्या है भाई, ये बर्नर जहाँ से आग निकल रही है मतलब, है ना। और यहाँ पर हम, ये अपना फ्राइंग पैन है जहाँ पर खाना पका रहे हैं हम। अब आप देखो, अब ये तो गर्म वस्तु हो गई और ये ठंडी वस्तु हो गई, है ना भाई। ये गर्म वस्तु है, ये ठंडी वस्तु है, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी और ये क्या हो जाएगा, आपको जो पूरा फ्राइंग पैन है ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप देखते हो कि ये जो हिस्सा है, जैसे जहाँ सर आप पकड़ते हो पोर्ट हैंडल जिसको हम कहते हैं, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर है वो इधर हो गई। यहाँ से जो, यहाँ भी हीट ट्रांसफर है भाई, यहाँ भी जो है यहाँ पर हीट ट्रांसफर जब आप पकड़ते हो तो आपको यहाँ पे गर्म फील होता है। तो ये क्या है, कंडक्शन है। ये क्या, चालन है, जहाँ पर दो वस्तु संपर्क में आती है और वस्तु जो ऊर्जा है वो गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ती है। समझ रहे हो? तो यहाँ से ऊर्जा इधर भी गई इधर भी गई, इसलिए गर्म हो गया ये। और भी आप देख सकते हो, देखो ये एक और अपना पैन ही मान लो इसको, ठीक है, बर्नर मान लो, मतलब यहाँ पर इसने एक रोड लगाई तो इससे जो है ऊर्जा इधर ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि इसका तापमान अलग था इसका तापमान अलग था, तो यहाँ से ऊर्जा गई और ये पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये क्या, कंडक्शन ही है। ये क्या है, कंडक्शन ही है। समझ आ गया? अब देखो और सुनो ध्यान से, ये यहाँ से हीट इसके पास पहुंची क्योंकि पाइप ठंडा था। अब ये पाइप और आपके हाथ, ये भी तो एक तरह से मतलब वस्तु है और ये भी एक वस्तु है। अब यहाँ से ये गर्म हो गया, अब ये जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा ये आपके इस साइड जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा ठंडा है, और धीरे धीरे करके आपका हाथ भी गर्म कर देगी अगर आप छोड़ोगे नहीं तो। क्योंकि ये इसकी खासियत होती है चालन की, ये गर्म से ठंडे की तरफ ऊर्जा ट्रांसफर करता है। अब आगे चलो पीछे, ठीक है। मतलब तो सूर्य की गर्मी से ना पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, आपको पता है ना। अब समझेंगे भाई वायुमंडल किस प्रकार से गर्म हो रहा है। तो आपको पता है कि सूरज की जो किरणें आई, ग्राउंड है, सूरज की किरणें डायरेक्ट आई तो पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो गई, पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो गई भाई, हमें ही पता है, हो गई, है ना। अब पृथ्वी के संपर्क में रहने वाली जो वायु है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, आपको पता है। अब यहाँ पर भाई डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही है तो यहाँ पर जो हवा है वो भी तो गर्म हो जाएगी भाई, ये पता है आपको, गर्म हो जाएगी ना, ठीक है। अब निचली परत के संपर्क से ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है, निचली परत के संपर्क से ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं।
देखो ध्यान से समझना, इसको वापस रहे हम करते हैं। ये जो बात यहाँ पर बोली गई है, सूरज की किरणें आ रही है ना, सतह की जो वायु है ये जो है ये भी गर्म हो गई। ये क्या हो गई भाई, गर्म हो गई। अब देखो ये गर्म होगी ना, अब ये पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, और ऊपर की क्या है भाई, ठंडी है। ये तो हीट ट्रांसफर होगी ना भाई, ये ऐसे होगी। यानी नीचे की परत से ऊपर वाली परत क्या हो रही है, गर्म हो रही है। इसी को हम बोलते हैं चालन। क्योंकि ऊपर की परत ठंडी, नीचे की परत गर्म, और तो गर्म से ठंडी वस्तु की तरफ क्या होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है पीछे। और ये मैंने देखा चालन की विशेषता में, तो निचली परत के संपर्क से ऊपरी परत भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। और परत की बात मतलब क्या, यानी कि अपने जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। क्योंकि वायुमंडल ही तो है भाई, हवा वगैरह कहाँ होती है, ये जो हवा है हमारे वायुमंडल का ही तो पार्ट है। हवा कहाँ है, वायुमंडल में ही तो है। गैसें सारे वायुमंडल में तो नीचले वाली परत से ऊपर वाली परत संपर्क में जब आई तो वो भी गर्म हो गई। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान आपको रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर दिखाऊं, दिख रहा है तो ये देखो, है ना, ये अपने सारे प्रोसेस दिखा रखे हैं। सूरज की किरणें आई, ये अपनी सतह गर्म हो गई। क्या हो गई भाई, सतह गर्म हो गई। तो यहाँ पर जो वायु होगी ये सब गर्म हो जाएगी यहाँ पर। तो ऊपर वाली जो वायु होगी या ऊपर वाली जो परत है वो भी क्या हो जाएगी भाई, गर्म हो जाएगी। और जब गर्म होगी ना, अब गर्म होते आपको पता है वायु जब गर्म होती है, वायु जब गर्म होती है तो क्या होता है, वो ऊपर उठती है। और जब वायु ऊपर उठ रही तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोसेस अब यहाँ पर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं संवहन। क्या है भाई, संवहन। इस सिंपल सा मतलब आपको पता होगा कि अगर वायु गर्म हो रही है तो वो ऊपर उठेगी। वायु है अगर वो तो गर्म हो गई तो वो ऊपर उठेगी। और ठंडी है अगर गर्म है तो ऊपर उठेगी, अगर ठंडी है तो वो नीचे बैठेगी। गर्म है तो ऊपर उठेगी, ठंडी है तो नीचे बैठेगी, आपको पता है ना भाई। तो पृथ्वी के पास की जो वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, मैं बता दिया है, और ऊपर जाकर वो क्या करती है, वायु वो गर्मी फैलाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। और अब देखो नीचे से ऊर्जा गर्म हुई, अब गर्म हुई तो ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठेगी तो वायुमंडल गर्म होगा, सीधी सी बात है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। तो इसमें क्या वायु का ऊपर नीचे चलना होता है, इसमें वायु का ऊपर और नीचे चलना होता रहता है। इसी और ये जो प्रक्रिया आपको केवल सौर मंडल तक देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि जो संवन है ये आपको कहाँ तक देखने को मिलती है, केवल सौर मंडल तक देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है भाई। तो जैसे ही ऊर्जा गर्म होगी तो ये ऊपर वाले हिस्से को भी गर्म करते हुए जाएगी और ऊर्जा फैलाएगी, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, वायुमंडल भी गर्म होगा, और जब ठंडी हो जाएगी वापिस ही नीचे आके बैठ जाएगी। समझ रहे हो, है ना। ये आप और एग्जाम्पल सब देखो, ये कन्वेक्शन ही है, ठीक है। क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कन्वेक्शन ही सारा प्रोसेस होता है ये। अब देखो जैसे कि आप एक केतली है, केतली कहते हैं आई थिंक इसको, ठीक है भाई। जिसके अंदर चाय की केतली इसको कहते हैं। मान लो इसके अंदर पानी भरा है, हमें क्या करना है, पानी भरा है जब चाय भरी हो, ठीक है भाई, पानी भरा हुआ, आप समझना है बस आपको, है ना। पानी मान लो ठंडा है, पानी क्या है भाई, ठंडा है। क्या है भाई, ठंडा है, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पे गैस चालू करोगे, जैसे आप गैस चालू करोगे ना, तो पानी के जो मोलिक्यूल्स हैं, क्या, पानी के जो मोलिक्यूल्स हैं मतलब कि आप अणु समझ सकते हो, ठीक है भाई। वो क्या गर्म होंगे, पानी के जो जो मोलिक्यूल्स गर्म होते जाएंगे वो थोड़े ऊपर ऊपर उठते जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। गर्म चीज ऊपर उठते को पता होगा, है ना। आप देखते हो पानी में उबाल जो आता है वो कैसे आ रहा है, वो इसी प्रकार से आ रहा है कि जो गर्म, जो अणु या जो पार्टिकल्स गर्म होते जा रहे हैं पानी के, वो ऊपर उठते जाएंगे, है ना। और ठंडे जो ठंडे रह गए वो वापस नीचे आते जाएंगे। ठंडे वाले नीचे आते जाएंगे, गर्म वाले ऊपर होते जाएंगे, है ना। जब भी देखते हो पानी से भाप भी निकलती है। तो वही तो चीज है कन्वेंशन, ध्यान रखना। गर्म चीज ऊपर उठती है और ऊपर वाली चीज को भी गर्म करती है, समझ रहे हो। और देखो ये भी कंडक्शन यहाँ पर हुआ, वायु गर्म हो गया, वायु गर्म हो गई तो भाई ऊपर उठेगी। अब वायु ऊपर उठी है तो ये क्या है, देखो ना, वायु ऊपर उठ गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। यानी कि कन्वेक्शन मतलब कि क्या, संवहन बोलते हैं, है ना। फिर बाद में ठंडी होगी तो वापस नीचे आ जाएगी, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। अभिवहन की बात करूं तो अभिवहन का सिंपल सा मतलब है जब वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। क्या, वायु जब है भाई अपनी, ठीक है, कन्वेक्शन हमने देख लिया, है ना, और हमने कंडक्शन भी देख लिया, ठीक है। अब देखो एडवेक्शन, अभिवहन को हम एडवेक्शन भी बोलते हैं। यानी वायु क्षैतिज दिशा में चल रही है, क्षैतिज मतलब कि ऐसे, यानी कि ऐसे, ये क्या, क्षैतिज दिशा, ये क्या है भाई, क्षैतिज दिशा है।
तो वायु चल रही है भाई क्षैतिज दिशा में चलती है और अपने साथ गर्मी या ठंडक भी ले जाती है। अगर वायु ठंडी है तो जिस जगह पे जाएगी, मान लो यहाँ पे जो वायु है एक जगह है ना, ये कोई जगह है, यहाँ पर वायु ठंडी थी, वायु क्या थी भाई, ठंडी थी, तो यहाँ से वायु चलेगी और जिस जगह पे भी जाएगी वहां पर उसी प्रकार की जो है वायु मतलब उस टेम्परेचर बढ़ा देगी, है ना। तो क्या गर्मी या ठंडक फैलाती है, गर्मी या ठंडक फैलाती है, ध्यान रखना है। और क्षैतिज वायु संचलन जो है लंबवत संचलन से अधिक महत्वपूर्ण होता है। लंबवत संचलन मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है इसकी कन्वेक्शन की, संवन की, क्योंकि संवन में क्या होता है, लंबवत सीधी हवा उठती है ना ऊपर, लेकिन क्षैतिज संचलन मतलब ऐसे, क्षैतिज संचलन मतलब कि इस प्रकार से बिल्कुल सीधा ऐसे। तो क्षैतिज जब संचलन होता है ऊर्जा का तो इसको हम अभिवहन बोलते हैं। ज्यादा गर्मी फैलाती है, ठंड फैलाती है, आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से वायुमंडल जो ठंडा या गर्म हो पाता है। और मध्य अक्षांश में रोज का जो मौसम बदलता है ना वो अभिवहन के कारण ही होता है। मध्य अक्षांश में जो रोज रोज का मौसम बदलता है ना वो इस वजह से होता है, क्योंकि जैसे मान लो ठंडी हवा किसी जगह दूसरी जगह पे चलेगी तो वहां का भी मौसम बदल जाएगा। तो ये मध्य अक्षांश में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। और भारत के अंदर जो गर्मी में लू आती है, लू वो अभिवहन की वजह से ही होती है, ध्यान रखना है। तो जो गर्मियों में चलने वाली लू है वो अभिवहन का ही उदाहरण है, क्योंकि जो हवा है वो क्षैतिज दिशा में ही चलती है, गर्म हवा। तो जिस जगह पे चलती है वहां पे गर्मी फैला देती है, समझ रहे हो भाई। तो जो गर्मियों में की जो लू है वो अभिवहन का ही उदाहरण है, समझ रहे हो भाई। अब ना यहाँ पर और समझो, पार्थिव विकिरण का टॉपिक दे रखा है आपकी बुक के अंदर कि पार्थिव विकिरण क्या होती है। मैंने आपको बताया कि जो सूरज से आने वाली किरण है ये आपकी सौर विकिरण होती है, या आगामी सूर्य तब आप इसको बोल सकते हो, या आगामी सौर विकिरण इसको आप बोल सकते हो। मैंने बताया आती लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में है, जाती ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में है। जैसे कि आप देखो तो येलो वाला पार्ट है ये सौर विकिरण है, जो ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है जाता हुआ, ये आपकी क्या है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य। क्या है ये, दीर्घ तरंग दैर्घ्य है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। तो सूर्य की किरणें लघु तरंगों से पृथ्वी को गर्म करती है। सूर्य की जो किरणें हैं वो लघु तरंग जो शॉर्ट वेव्स आती हैं वो पृथ्वी को गर्म करती है, और पृथ्वी गर्म होने के बाद जो है स्वयं ऊर्जा छोड़ने में लगती है। ऊर्जा आई, है ना, और रात के समय छोड़ दी है, ऊर्जा जो है रात के समय छोड़ी जाती है। जब रात के समय छोड़ी जाती ही है उस वेव्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। उस किरण को हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं। तो ये ऊर्जा जो है दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। जैसे पृथ्वी गर्म हुई उसके बाद रात को जो है वापस जो है अंतरिक्ष की तरफ जो है अपनी किरणें निकल जाती हैं, वो ऊर्जा बाहर निकलती है दीर्घ तरंगों के रूप में। इसी को हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो गई, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन समझते हो, आपको पता है पृथ्वी क्या करती है, रात के टाइम ऊर्जा बाहर निकालती है पार्थिव विकिरण के रूप में। अरे लेकिन होता क्या, मान लो कि अपने वायुमंडल के अंदर CO2 जैसी जो गैसेज हैं, है ना, वो ज्यादा होते जा रही हैं। क्यों होते जा रही हैं भाई, क्योंकि इनका उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है उद्योगों की वजह से। और CO2 की खासियत होती है, क्या होती है भाई CO2 की खासियत, कि ये ना आ, ये जो पार्थिव विकिरण है ना इसको जाने नहीं देती है। इस पार्थिव विकिरण को ये बाहर वायुमंडल के बाहर जाने ही नहीं देती, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित कर लिया भाई तो गर्मी तो बाहर गई नहीं। अगर अवशोषित कर लिया यानी कि तो गर्मी बाहर गई नहीं, अब गर्मी बाहर जाएगी नहीं तो पृथ्वी का तापमान ही बढ़ाएगी। इसी वजह से बोला जाता है कि CO2 वगैरह जितने भी गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज, इनको मत उत्सर्जित करो, कम करो, ठीक है भाई। तो दीर्घ तरंग जो विकिरण है ना इसको कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेते हैं, मैंने बता दिया है आपको। और इससे वायुमंडल नीचे से गर्म होता है, और वायुमंडल इस गर्मी को अंतरिक्ष में बाद में छोड़ देता है। अगर भाई देखो CO2 जैसी गैसेज अगर नहीं है ना तो ही जा पाती है पूरे तरीके से वायुमंडल से बाहर। अगर मान लो बहुत ज्यादा CO2 वगैरह जैसी गैसें हो गई तो ये गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देगा अंतरिक्ष के अंदर, इस वजह से बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। क्या मतलब है इसका, यानी कि ऊष्मा कितनी आ रही है कितनी जा रही है, यानी ऊष्मा का हिसाब किताब। जैसे कि हम क्या करते हैं, महीने का बजट बना के चलते हैं, अपना बजट बनाते हैं ना, कुछ भी काम कराते हैं कि अपना भाई बजट होना चाहिए, है ना, कहाँ पे कितना खर्चा करना है कहाँ पे कितना नहीं करना है। तो ये बजट होता है अपना, है ना। तो इसी प्रकार से ऊष्मा का बजट होता है, यानी कितनी ऊष्मा आ रही है कितनी जा रही है कहाँ पर अवशोषित हो रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो पृथ्वी ना तो ज्यादा गर्म होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि जितनी गर्मी सूर्य से मिलती है उतनी गर्मी पृथ्वी जो है वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। इसी संतुलन को हम क्या बोलते हैं,
पृथ्वी का ऊष्मा बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। अब ना तुमको ये मान लेना है कि जितनी ऊर्जा हमको मिली ना, ये जितना सूर्य ताप हमको मिला वो कितना है? वो 100 इकाई है। कितना है भाई? 100 इकाई है, मतलब कि 100 यूनिट आप इसको मान लीजिए। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ? कि जितनी सूर्य ताप हमको मिली, हमें पता नहीं कितनी मिली है, बट उसको हम मान लेते हैं कि हमको कितनी मिली, 100 इकाई मिली, यानी 100 यूनिट मिली। ठीक है भाई, यानी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्य से 100 इकाई ऊर्जा मिलती है, ये मान लेते हैं। ठीक है, आगे सुनो भाई। अब कितनी ऊर्जा वापस चले जाती है? ध्यान रखना, यहाँ मैं हिसाब लगा रहा हूँ आपके सामने। 100 अपने पास ऊर्जा मिलती है सूरज से, कितनी? 100 मिलती है ना। अब 100 में से 27 जो है ना, 100 में से जो 27 है वो बादलों से परावर्तित हो जाती है। बादलों से, देखो ये आपको आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है। आपके पास कितनी थी भाई? कुल 100% या 100 यूनिट थी, 100 इकाई थी, जिसमें से जो 27 है वो वायुमंडल में आई। ठीक है, और बादलों ने क्या कर दिया? उसको वापस भेज दिया। यूं आई और बादलों ने उसको वापस भेज दिया। कितनी? 27। समझ आ गया? तो 100 में 27 माइनस कर देना। ठीक है, आगे चलो भाई, मतलब वापिस पीछे चलो। और जो 2 इकाई है वो बर्फीले क्षेत्रों से परावर्तित हो गई। कितने से भाई? बर्फीले क्षेत्र से परावर्तित हो गई। यानी पृथ्वी पर जो जितने बर्फीले क्षेत्र हैं, जहां पर बहुत आइस शीट्स हैं, उसने क्या करा? बर्फीले क्षेत्र ने उसको 2 इकाई को वापस भेज दिया। अपने पास 100 आई। ठीक है, 27 को बादलों ने भेज दिया जो हमारी पृथ्वी पर थे, और 2 जो थे वो हमको, वो 2 किसने भेज दिए? बर्फीले क्षेत्र ने भेज दिए। ठीक है, आपके आंसर में वर्ड लिखा होगा हिमाच्छादित, मतलब कि जो बर्फ से ढके क्षेत्र हैं वो क्या करता है? पृथ्वी पर, पृथ्वी द्वारा जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है पृथ्वी पर, वो वापस भेज देते हैं। कितनी इकाई को? 2 इकाई को भेज देते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? तो कितनी हो गई? 29 हो गई टोटल। कितनी हो गई भाई? 29 हो गई। और आगे सुनो। और 6 क्या हो गई? अंतरिक्ष में अपनी प्रकीर्णित हो गई, मतलब कि स्कैटर हो गई, फैल गई। 6 जो है अपनी प्रकीर्णित, मतलब फैल गई इधर। ये जो सूरज की ऊर्जा आई थी ये फैल गई। कितनी? अंतरिक्ष के अंदर 6। तो 27 और 2 29, 29 6 कितनी हो गई? 35, जो कि पृथ्वी पर आने से पहले ही उड़ गई। कहाँ उड़ गई भाई? अंतरिक्ष में चले गई। ठीक है भाई, कुछ वायुमंडल में आई, वायुमंडल में जो बादल वगैरह होते हैं वो वापस 27 भेज दी। 2 पृथ्वी तक आई अंदर तक, 2 बाकी जो पृथ्वी तक आई उसमें से 100 में 27 माइनस करो। पहले 100 में 27 माइनस करे, जितनी हमारे पास बची थी उसमें से 2 इकाई पृथ्वी पर पहुंची, 2 इकाई बर्फीले क्षेत्रों ने भेज दी। समझ आ गया? और कुछ बची तो उसमें 6 जो है अंतरिक्ष में पहले ही चलेगी, वो पृथ्वी तक तो आई ही नहीं। वो पृथ्वी तक आई नहीं, वो वायुमंडल से ही वापस लौट गई, ऊपर ऊपर से ही। तो 35 हो गई। तो यहाँ पर यही लिखा है कि 27 इकाई यहाँ से, 2 इकाई बर्फीले क्षेत्रों से, तो कुल कितने हो गए? 35। यहाँ पर वो 6 वाला नहीं दे रखा है, तो 6 कहाँ पर चलेगी? यहाँ पे लिख लो। जो 6 है वो अंतरिक्ष में डायरेक्ट प्रकीर्णित हो गई, अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो गई। ठीक है भाई, प्रकीर्णित हो गई। अब ये ऊर्जा जो है सीधे अंतरिक्ष में लौट जाती है, यानी कुल 35 जो है वो कहाँ लौट गई? अपनी वापस अंतरिक्ष में लौट गई। तो 100 में से माइनस कर दी मैंने 35, कितनी बची? यहाँ पर अपनी 65 इकाई हमारे पास अभी भी बची हुई है। इसका हिसाब किताब हमें रखना है। किसका हिसाब किताब रखना है? 65 इकाई का। आगे चलो भाई, तो बची हुई ऊर्जा कितनी है? 65 इकाई है। अब इसमें से भी जो 14 इकाई है, बची हुई 65 में से जो 14 इकाई है वो वायुमंडल द्वारा, ठीक है, हो जाती है। और 51 जो है वो पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है। वापिस आगे चलते हैं। ठीक है भाई, 65 अपने पास बची थी, 65 में से जो 14 है, देखो ये वायुमंडल अपना, ये क्या है? वायुमंडल दिखा रखा तुमको ये। तो 14 क्या करता है? वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ये अपनी सतह है अर्थ की, है ना, ये उसके ऊपर वायुमंडल है। समझ रहे हो? बाकी सबका हिसाब किताब मैंने बता दिया। अभी 35 कैसे गई? 65 बची, 65 में से भी जो 64 है वो ऐसे आई, लेकिन यहां तक पहुंची कितनी? 51 पहुंची। क्यों? क्योंकि जो 14 थी वो इस वायुमंडल ने क्या कर ली? अवशोषित कर ली। तो 65 में से 14 माइनस कर दो, कितनी बची? 51 बची। कितनी बची भाई? 51 बची, जिसको पृथ्वी ने एक्चुअली क्या करा? पृथ्वी की सतह पर वो आई और उसको अवशोषित हुई। 35 तो अंतरिक्ष में पहुंच गई, वो पहुंच ही नहीं पाई बेचारी सतह तक। उसमें से फिर जितनी बची 65, 65 में से 14 जो है वायुमंडल ने अपने आप ग्रहण कर ली, अवशोषित कर ली। कह रहा था कि मैं मजा लूंगा, मैं थोड़ी गर्मी से हूंगा, वो वाली बात आप समझ लो। ठीक है,
तो उसके बाद 51 बची है जो एक्चुअली पृथ्वी की सतह पर पहुंची और पृथ्वी की सतह को गर्म कर रही है। यहाँ तक क्लियर है भाई, समझ आया? ये आपको समझ आया जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, समझ रहे हो ना? आगे सुनो। अब जो ये पृथ्वी की 51 इकाई जो है ऊर्जा को फिर से क्या वापस भेज देगी भाई? मैंने बताया ना, रात को जो है पार्थिव विकिरण के रूप में जाती है ऊर्जा, पीछे हमने देखा। तो जो 51 इकाई जो ऊर्जा है ना, ये वापस जो दीर्घ तरंगों के रूप में वापस छोड़ दी जाती है। लेकिन कैसे, उसकी हम बात करेंगे। तो पृथ्वी की 51 इकाइयों का क्या होता है? पृथ्वी की 51 इकाइयों का क्या होता है? 17 इकाई सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। 17 इकाई जो डायरेक्ट जो है अंतरिक्ष में चले जाते हैं 51 में से। कहने का मतलब ये है, सतह पर टच हुई 51 इकाई, कितनी भाई? 51 इकाई टच हुई, हो गई ना? 51 में से जो कितनी अपनी 17 इकाई, कितनी भाई? 17 इकाई, ये वापस अंतरिक्ष में चले गई। समझ आ गया? अब 34 और 17 कितना होता है? 34 और 17 कितना होता है भाई अपना? 51 होता है। 17 हटा दो भाई। अब 34 जो इकाई बची है ना, ठीक है, तो वायुमंडल द्वारा ही अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। बोलोगे वायुमंडल कितना यार अवशोषित करता है? ये लोड आते वक्त अवशोषित नहीं कर रहा है, ये लौटते वक्त अवशोषित कर रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि वायुमंडल तो ऊपर है ना यहाँ पर। तो 17 तो अंतरिक्ष में चले गई है, और इसमें जो 34 है, जो 34 है वो डायरेक्ट जो है फिर यहाँ पर वायुमंडल ने अवशोषित कर ली है ना? अब फिर दिमाग में आता है, डायरेक्ट ले ली नहीं, जो 34 इकाई वायुमंडल ने ली ना, वो कैसे ली, ये ध्यान रखना है। इस 34 इकाई में से जो 6 थी वो डायरेक्ट सीधे अवशोषण से ले ली भाई, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गई। ध्यान रखना 34 इकाई कैसे ली, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर डायरेक्ट है, ये ध्यान रखना। पृथ्वी की सतह पर क्या बनाई, 17 डायरेक्ट अंतरिक्ष में चले गई। पृथ्वी की सतह पर पहुंचते ही 17 कैसे पहुंची? ये दीर्घ तरंगों के रूप में पहुंची, दीर्घ तरंगों के रूप में, यानी पार्थिव विकिरण के रूप में। ठीक है, समझ गए। बचे कितनी? 34। 34 जो है वो वायुमंडल ने अवशोषित करी भाई। अब ये वायुमंडल 34 किस प्रकार से ली? 6 तो डायरेक्ट अवशोषित कर ली भाई, कितनी? 6 डायरेक्ट अवशोषित कर ली। और जो 9 इकाई है वो संवन के द्वारा, क्या? संवन अभी सिखाया ना, संवन क्या होता है? जैसे ही पृथ्वी की सतह पर सूरज टकराया, सूरज की ऊर्जा टकराई, उसने यहाँ की जो वायु तो उसको गर्म करा और ऊपर हवा में उड़ने लग गई। तो जो वो गर्मी वापस जा रही है ऊर्जा के रूप में, उसको वायुमंडल क्या कर लेता? ग्रहण कर लेता। पीछे ही पड़ा हमने, वायुमंडल गर्म और ठंडा कैसे हो रहा है? संवन की वजह से हो रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है। तो जो ऊर्जा हवा के रूप में ऊपर जा रही है वो कहाँ से आई? सूरज से तो आई भाई। तो उससे वायुमंडल गर्म हो गया। तो वायुमंडल ने क्या करा? इनडायरेक्टली एक तरह से वो जो यूनिट थी, जो इकाई थी अपनी ऊर्जा की, उसको अपने अपने पास रख ली एक तरह से। ठीक है, वायुमंडल ने उसको ले ली। तो 9 इकाई ऐसे चले गई। उसके बाद बची 19 इकाई। ये संघनन की गुप्त ऊष्मा से गई। किसकी वजह से गई? संघनन की गुप्त ऊष्मा से गई। ये आपको पता होगा, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि गुप्त ऊष्मा मतलब क्या होता है। 9th क्लास में आई थिंक आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा, जब भी संघनन हो रहा होता है ना भाई, कंडेंसेशन हो रहा होता है, तो उसमें कुछ हीट होती है जो हमको दिखती नहीं, लेकिन छुपी हुई हीट कहते हैं। गुप्त ऊष्मा मतलब कि छुपी हुई ऊर्जा, छुपी हुई ऊष्मा, छुपी हुई गर्मी, जो संघनन की होती है ना, जो संघनन की वजह से होती है। तो 19 इकाई आपकी ऐसे चले गई वायुमंडल में। समझ रहे हो? और ये सबका हिसाब किताब जो है आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, इसका हिसाब किताब की बुक में जो है भाई आपको दे रखा है। समझ आ गया? तो आपको उसका ध्यान रख लेना है भाई, किस प्रकार से दीर्घ तरंगों के रूप में जो आपकी ऊर्जा जा रही है, ये हिसाब किताब को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो पीछे बता दिया मैंने, 6, 9 और 19, 6, 9 और 19 किस प्रकार से आपकी गई। 17 तो डायरेक्ट चली गई थी, बता दिया था मैंने आपको। 6 आपकी, 6 आपकी कैसे थी यहाँ पर? सीधे अवशोषण से चले गई वायुमंडल में। और 9 आपकी जो है भाई संवहन की वजह से चले गई। और जो 19 है आपकी, वो संघनन की वजह से चले गई। किसकी वजह से? संघनन की वजह से। ध्यान रखना है, वायुमंडल ने डायरेक्ट उसको ग्रहण कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया संघनन की वजह से। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूं मैं? तो वायुमंडल, अब टोटल देखो वायुमंडल ने कितनी अवशोषित करी। अब ध्यान से सुनना, अब वायुमंडल कुल कितनी ऊर्जा लेता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 100 इकाई हमने ली थी, अब वायुमंडल टोटल कितनी ली? 14 इकाई तो सूर्य तप से ले ली डायरेक्ट। जब लो आई थी
तो 14 इकाई तो जब ही ले ली थी भाई वायुमंडल ने, और 34 इकाई पार्थिव विकिरण थे। यानी कि मान लो कि ये अपना वायुमंडल द्वारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अपना वायुमंडल है, पृथ्वी की सतह है, जब आई तो 14 इकाई तो तभी ले ली भाई, ठीक है, और जब लौटी 34 इकाई तब ले ली। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल कितनी इकाई हो गई? 48 इकाई हो गई। तो वायुमंडल ने कुल कितनी 48 इकाइयां जो है उसको ग्रहण करा था। ये आपको ध्यान रखना है। आपकी बुक में क्या दे रखा है? यही दे रखा है कि वायुमंडल द्वारा जो है 48 इकाइयों का जो एब्जॉर्प्शन करा गया, अवशोषण करा गया, वो अलग अलग तरीकों से करा गया। फिर वो क्या करता है, वायुमंडल इस गर्मी को वापस कहाँ भेज देता है? कहाँ भेज देता है भाई? अंतरिक्ष में भेज देता है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है, समझ रहे हो? तो वायुमंडल भी 48 इकाइयों को विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में लौटा देता है। अगर आपको समझ नहीं आया ना भाई, थोड़ा पीछे करके वापस समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अंतरिक्ष में लौटने वाली ऊर्जा कैसे है भाई? अब ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। जो अंतरिक्ष में लौटने वाली ऊर्जा है, 17 इकाई पृथ्वी से गई, मैंने बताया था भाई। 51 पहुंची थी अपने पास, है ना, मतलब जितनी, अब 3500 चले गई थी, 65 में से भी फिर 14 डायरेक्ट क्या कर ली भाई, वायुमंडल में अवशोषित कर ली, फिर अपने पास 51 बची थी। ठीक है भाई, तो अंतरिक्ष में लौटने वाली ऊर्जा कितनी है? 48 तो वायुमंडल से गई, कैसे गई मैंने बता दिया, है ना, और 17 इकाई पृथ्वी से गई, पृथ्वी से चले गई। तो 48 और 17 कितनी हो गई? कुल 65 इकाई हो गई, क्योंकि मैंने बता दिया था कि 100 में से 35 तो पहले ही चले गई पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले, और 65 में से भी 14 जो है वो वायुमंडल ने अवशोषित कर ली। उसके बाद कितनी पहुंची? 51 पहुंची। 51 में से भी जो है भाई 17 पृथ्वी ने जैसे पहुंची सतह पर, पृथ्वी ने गर्मी महसूस करी, उसके बाद 17 भेज दी अपने पास। कहाँ भेज दी? 17 जो है भेज दी अंतरिक्ष में। उसके बाद 14 ये और 34, 14 ये हो गई और 34 ये हो गई अपनी, जो कि वायुमंडल ने ग्रहण करी। तो ये 48 दे रखा है, तो वायुमंडल से गई। तो 17 और 48 कितनी हो गई? 65 इकाई हो गई, जो मिली थी पृथ्वी को या वायुमंडल को, उसने वापस जो है अंतरिक्ष में भेज दी। टोटल होगी कितनी? 65 इकाई हो गई। तो यही 35 इकाई जो है सूर्य से मिली थी, और यही जो है वापस इसको भेज दी। तो यहाँ पर हिसाब क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? ऊष्मा संतुलन कहते हैं, या हीट बजट कहते हैं। समझ आ गया भाई? ये ध्यान रख लेना, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए ऊष्मा बजट वाला, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ अगर पूरे नंबर तुमको चाहिए तो सारी बातें लिख के आना, और ये एक डायग्राम जरूर बना के आना। चाहे आपको ऐसे बनाना है, ज़्यादा ड्राइंग वगैरह नहीं करनी है। अगर आप इमेज वगैरह ढूंढने की कोशिश करोगे हीट बजट की, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम मिलेंगे, लेकिन अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम यूज करो, सिंपल सरल है और आसानी से आप बना भी सकते हो। ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात हम करते हैं, आगे देखो। तो सूर्य तब जब वायुमंडल और पृथ्वी की सतह पर मिलता है या पहुंचता है तो ऊष्मा बनती है। सही बात है भाई, ऊर्जा आ रही है, वो ऊष्मा है। वो क्या है? ऊष्मा है। लेकिन इसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? तापमान के रूप में मापते हैं। इसी ऊष्मा को हम किससे मापते हैं? तापमान के रूप में मापते हैं। तो ऊष्मा बेसिकली क्या है? अणुओं की गति है ना। अगर मान लो ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, तो पानी के अणु है इसके अंदर, पानी के अणु है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है, पानी के अणु है। जैसे ही मान लो यहाँ से मैंने गर्म करा पानी, तो इसके बीच इसमें यहाँ पे मैंने क्या छोड़ दी? ऊष्मा छोड़ दी ना। तो उसमें की वजह से क्या होगा? अणुओं की गति होगी। ये जो अणु है ये अपनी जगह से हटने लग जाएंगे, इनकी गति होने लग जाएगी। तो अणुओं की गति है ऊष्मा। लेकिन तापमान क्या है? कितना कोई चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसको डिग्री में मेजर करते हैं। समझ रहे हो? तो जब सूर्य ताप मिलता है तो वो ऊष्मा होती है, जो इसी ऊष्मा को जब हम तापमान के रूप में क्या मापते हैं? डिग्री में, सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर, जो तुम्हारी इच्छा हो उसे माप सकते हो। अब किसी जगह का तापमान जो है, किसी जगह का तापमान वो किन बातों पर निर्भर करता है या प्रभावित होता है? हम कहते हैं ना किसी जगह का तापमान बहुत ज्यादा है, किसी जगह का तापमान बहुत कम रहता है, पूरे दिन सर्दी सर्दी रहती है, टेम्परेचर बिल्कुल लो रहता है। क्यों रहता है? तो ये सब कारण है, जैसे कि अक्षांश है, समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, वायु सहती है। वायु सहती मतलब कि एयर मासेस, यानी हवा के एकदम गुच्छे टाइप, हवा के बड़े भाग, ठीक है, और महासागरीय धाराएं। ये सब क्या है आपके किसी स्थान का जो तापमान है, जगह का तापमान, टेम्परेचर है, वो इन बातों पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, तो पहले हम बात करते हैं अक्षांश, कि किसी स्थान का जो तापमान है वो अक्षांश की वजह से कैसे निर्भर करता है। तो किसी स्थान का तापमान कैसे निर्धारित होगा? जो सूरज से मिलने वाली ऊष्मा है, जो सूरज से मिलने वाली ऊष्मा, सिंपल है। और सूरज से मिलने वाली जो ऊष्मा है
वो किस पर निर्भर करती है, वो अक्षांश पर निर्भर करती है, किस कौन सा अक्षांश है और किस अक्षांश पर सीधी ऊर्जा, सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, उस हिसाब से। तो किसी स्थान का तापमान उसे मिलने वाले सूर्य की गर्मी पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा के पास वाला जो रीजन है वहां पर किरणें सीधी पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है, तभी तो हम कहते हैं जो भूमध्य रेखा वाली जगह है ना, वहाँ पे जितने भी देश वगैरह आते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ पर। और ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी पड़ती है, आपको पता है। जो ध्रुव है, आप खुद देखो ना, ये डायरेक्ट सनलाइट की रेस पड़ रही है इधर, और यहाँ पे देखेगी आपको सीधी, लेकिन ये तिरछी जा रही है बहुत जगह, बहुत ज्यादा एरिया तक, बहुत ज्यादा एरिया तक। तो यहाँ पर थोड़ी कम आ, मतलब ऊर्जा पहुंचेगी, लेकिन ज्यादा जगह तक फैलेगी, ठीक है ना भाई। तो यही बात है, तो किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती है और तापमान कम रहता है। तो आपको ध्यान रखना अक्षांश की वजह से किस प्रकार से। उसके बाद है ऊंचाई, या इसको उतुंगता भी बोल सकते हैं, यानी एल्टीट्यूड। तो जो वायुमंडल है वो नीचे से गर्म होता है, ऊपर से नीचे नहीं होता है, नीचे से गर्म होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो नीचे से गर्म होता है, ये सतह है, ये वायुमंडल मान लो आप ऊपर, है ना। तो ऐसे गर्म होता है, क्या, नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं भाई क्यों गर्म होता है नीचे से ऊपर, ठीक है, एक चीज को बार बार मैं नहीं बोलूंगा। तो वायुमंडल नीचे से गर्म होता है, इसलिए जो समुद्र तल के पास वाले रीजन है वहां पे तापमान ज्यादा रहता है, आपको पता है ना। ऊंचाई का क्या रिलेशन है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा समझना, ठीक है, ध्यान रखना। नीचे से गर्म हो रहा है आपका, नीचे से गर्म होता है, तो समुद्र तल के पास वाले जो स्थान है, समुद्र तल के पास वाले जो स्थान है वो क्या होगा, वहां पे तापमान ज्यादा रहता है, और जो ऊंचे स्थान है वहां पर तापमान कम रहता है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा हमारे पास यहाँ पर आई, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गर्म हो गया। अब इसी की वजह से जो ऊपर वाला क्षेत्र गर्म होगा, पीछे पड़ के आए तीन प्रोसेस, हम ध्यान रखना भाई। तो इस वजह से ये वाला हिस्सा गर्म होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तापमान आपका कम होता जाएगा, टी से टेम्परेचर दिखा रहा हूँ, तापमान कम होता जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो समुद्र तल का जो एरिया है, समुद्र तल होता क्या है, मेरी बात सुनो, आपको बस पता है, आपको पता है नहीं पता, देखो, ये नॉर्मल जमीन है, ये क्या है, ये नॉर्मल जमीन है, और यहाँ पर समुद्र है। तो समुद्र के नीचे भी तल होता है, समुद्र के नीचे भी क्या होता है भाई, तल होता है। तो हम इस वाले तल की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले तल की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं समुद्र तल। तो समुद्र तल से हम जितना ऊपर जाएंगे उतना तापमान आपका कम होता जाएगा, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो तो यहाँ पर ना एक वर्ड आपको याद रखना है, सामान्य ह्रास दर, ठीक है, सामान्य ह्रास दर कहते हैं इसको। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, इसको आपको पता है। तो इसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं कि ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, ये आपको पता है नॉर्मली। लेकिन आगे आपका एक और टॉपिक है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान ज्यादा भी होता है, बट वो एक अलग केस है ना, उसके बारे में आगे बात हम करेंगे। बाकी नॉर्मली क्या होता है, जैसे ऊपर जाओगे आप नीचे से तो तापमान कम होगा। दर क्या होती है भाई, जो सामान्य ह्रास दर है ये कितनी होती है, 1,000 मीटर पर आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। अगर आप 1,000 मीटर ऊपर जा रहे हो, कितना, 1,000 मीटर, तो आपके 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। समझ आया भाई आपको, इसको बोलते हैं सामान्य ह्रास दर, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। तो जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान गिरेगा। आगे चलो भाई, समुद्र से दूरी, ये भी एक अलग फैक्टर है भाई, जो कि तापमान को, किसी जगह के तापमान को निर्धारित करता है। ध्यान से समझना मेरी बात। आपको पता होगा, अगर मैंने जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं वहां भी डिस्कस कर रखा है, जो जमीन होती है ना, ये स्थल, जो स्थल है वो, जो भाई अपना जो है भाई, जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। वहीं समुद्र की बात करूं, किसकी, समुद्र की, वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ये समझ आया आपको। और आपको पता है जो चीज ठंडी होती है वहां पर हाई प्रेशर होता है, और जो चीज गर्म होती है वहां पे लो प्रेशर होता है। इतनी बात तो आपको पता है, पहले से ही पता है, ये मान के मैं चलता हूँ, फिर ये मैंने बता दिया। इसलिए होता क्या है, समुद्र के पास वाला जो रीजन है ना, वो तापमान बराबर रहता है। बोलो कैसे, क्योंकि यहाँ पर स्थल समीर और समुद्र समीर चलते हैं, जो कि तापमान को घटाती बढ़ाती रहती है, तापमान लगभग बराबर ही रहता है वहां पर, ठीक है। जितने अंदरूनी भाग हैं, जितने भी अंदरूनी भाग है जहाँ पर समुद्र है ही ना, ठीक है, वहां पर तापमान में ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। मतलब कि दिन में आपको देखने को मिलेगा ज्यादा गर्मी, और रात को आपको देखने को मिलेगा ज्यादा सर्दी। समझ आ गया ना? तापमान में बहुत, दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। और स्थल और समुद्र समीर का टॉपिक जो आपके अगले चैप्टर में भी है, ध्यान रख लेना। बाकी समझ लो, यहाँ पर मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर लगा भी रखी इमेज मैंने समझाने के लिए। अब दिन का टाइम है, कौन सा टाइम है भाई, दिन का टाइम है। दिन के टाइम में जब ऊर्जा क्या कहते हैं भाई,
सूरज की किरणें आएगी, सूरज की किरणें आएगी, तो जमीन तो आपकी जो है ना भाई, जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी भाई, आपको पता है, क्योंकि जो स्थल है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा आपका हो जाता है। तो जैसे ही सूरज की किरणें आएगी तो आपको जो जमीन वाला पार्ट है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और समुद्र जो है वो धीरे धीरे भी क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, ये धीरे धीरे गर्म होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा गर्म कौन सा है, जमीन ज्यादा गर्म है, और जमीन ज्यादा गर्म है तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, यानी कि निम्न दाब बनेगा। और आपको, और यहाँ पर, और समुद्र में क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा भाई, हाई प्रेशर बनेगा, यानी कि उच्च दाब बनेगा। तो ध्यान रखना है कि तो आपकी जो हवा है ना वो कहाँ से कहाँ चलेगी, इस निम्न दाब को भरने के लिए आपकी जो हवा है वो यहाँ से यहाँ चलेगी। क्यों, और यहाँ पे निम्न दाब क्या क्यों बना, क्योंकि जैसे ही हवा यहाँ पर सूरज की ऊर्जा आई तो यहाँ पर जो हवा थी वो ऊपर उठ गई, गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, तो गर्म हवा ऊपर उठ गई। ध्यान रखना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो निम्न दाब बन गया और यहाँ पर ठंडा था। तो ठंडा जो अब यहाँ पर जो हवा है या जो समुद्र से कौन सी ब्रीज चलेगी, यहाँ पर कूल सी ब्रीज चलेगी, यानी कि समुद्र समीर चलेगी जो ठंडी है, जो कि स्थल की तरफ आएगी इस निम्न दाब को भरने के लिए। समझ आ गई, दिन का प्रोसेस चलता रहता है ऐसे, ये ऐसे चलता रहता है। अब वहीं जब रात का समय आ जाता है, अब देखो जहां पर ये चीज चलती रहेगी ना वहां पर आपका तापमान बिल्कुल बराबर रहेगा, ना ज्यादा सर्दी रहेगी ना ज्यादा गर्मी रहेगी, यानी तापमान में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब सेम चीज, अब ये रात का दिन है ना, दिन भर जब आपका जो है वो जो जमीन थी वो गर्म थी, जैसे सूरज की किरणें आई थी, लेकिन जैसी रात हुई तो आपका स्थल बिल्कुल ठंडा हो गया जल्दी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये। लेकिन जो आपका समुद्र है ये पूरा धीरे धीरे गर्म होता गया, पूरे दिन धीरे धीरे क्या होता गया, गर्म होता गया, धीरे 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 एकदम। और जब रात होएगी तो ठंडा भी धीरे धीरे होगा, लेकिन जमीन तो जल्दी ठंडी हो चुकी होगी। तो इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बना है, अब जमीन पर क्या बना है, आपका हाई प्रेशर बना है, और समुद्र पर लो प्रेशर बना है। तो आपकी जो यहाँ पर पवन है, जो ब्रीज है, जो एयर है, वो कहाँ से कहाँ चलेगी, वो जमीन से समुद्र की तरफ चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थल और समुद्र समीर बोलते हैं। तो जितनी समुद्र से दूरी होगी वहां पर ज्यादा आपको टेम्परेचर में फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन जितने समुद्र के निकट होगा कोई स्थल वहां पर आपको ज्यादा टेम्परेचर में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, समुद्र से दूरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तापमान के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु सहती, तो एयर मासी जिसको हम कहते हैं। तो वायु सहती का मतलब होता है हवा का एक तरह गुच्छा टाइप, हवा का बहुत बड़ा भाग एक तरह से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। तो गर्म वायु सहती जो होती है वो जिस जगह पर जाएगी वो तापमान बढ़ाएगी, है ना, हवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गुच्छा टाइप, ठीक है। जो किसी अगर गर्म है, गर्म वायु सहती है, अगर हॉट एयर मासेस है तो जिस जगह पे जाएगी वहां का तापमान बढ़ाएगी। अगर ठंडी वायु सहती है जिस जगह पे जाएगी वो तापमान वहां का घटाएगी। ऐसे सेम कुछ कंसेप्ट महासागरीय धाराओं का है। किसका भाई, महासागरीय धाराओं का है। महासागरीय धाराएं भी देखो, ये नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे इनको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जितनी भी रेड वाली है, ये जितनी भी रेड वाली आपको दिख रही है ये वार्म वाटर करंट है, मतलब गर्म है, गर्म महासागरीय धारा है। और जितनी भी आपको ये स्काई ब्लू टाइप जो दिख रही है ये कोल्ड वाटर करंट है। क्या है, ये कोल्ड वाटर करंट है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये धारा आपको समुद्र में चलती हुई दिखेंगी तो तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं अगर गर्म धाराएं हैं ना, क्योंकि आपको, क्योंकि ये समुद्र में चलेंगी और समुद्र के पास जितने भी जगह है वहां का तापमान घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर गर्म धाराएं हैं तो तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाएगी, अगर ठंडी धाराएं चल रही हैं उस जगह पर तो तटीय जो क्षेत्र है, कोस्टल जो क्षेत्र है वहां का तापमान ये घटाएगी। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं तापमान का वितरण। ध्यान से समझना, फटाफट समझना, ज्यादा आप उसमें डेटा टाइप बता रखा है। अगर आपने पुरानी चीज जितनी भी पीछे चैप्टर मैंने बताया वो समझ आ गया है तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो इसमें ये बता रखा है कि वर्ल्ड के अंदर तापमान का वितरण किस प्रकार से, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो पूरी पृथ्वी पर तापमान एक जैसा नहीं होता है। अब एक जैसा क्यों नहीं होगा भाई, आप खुद बताओ ना, जब सूर्य ताप की जो मात्रा है वही अलग अलग है तो तापमान एक जैसा कैसे हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ऊष्मा को हम तापमान से देखते हैं। तो जनवरी और जुलाई के तापमान को देखकर पूरे विश्व का तापमान वितरण समझा जा सकता है। आपकी बुक में एक जनवरी एक जुलाई का टाइम ले रखा है, ठीक है, जनवरी जुलाई मंथ, जहाँ पर जो है ताप पूरे वर्ल्ड के तापमान के पैटर्न को हम समझ सकते हैं कि तापमान का वितरण क्या है। जैसे कि आपको दिखाना चाहूँ मैं, ये जो है भाई वायु तापक्रम वितरण जनवरी के लिए, और ये
जुलाई के लिए आपको दिखाया गया है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है भाई आपको? आगे चलते हैं, ठीक है। भाई हम्म, तो यहाँ पर ना एक चीज ध्यान रखना, समताप रेखाएं। क्या? समताप रेखाएं क्या होती है? देखो नाम से पकड़ा करो चीजों को, समताप यानी समान ताप रेखा। तो ऐसी रेखाएं, ऐसी ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो समान तापमान वाले क्षेत्र को मिलाती है। मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पर अगर ये जो रेखा है, जो रेखा मैं बना रहा हूँ, ध्यान समझना मेरी बात, ये 10 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान वाली रेखा है। कौन सी? 10 डिग्री सेल्सियस वाली ये रेखा है। तो जहां जहां 10 डिग्री सेल्सियस वाली जिस भी क्षेत्र में 10 डिग्री सेल्सियस होगा ना, ये रेखा वहीं जाएगी। कहने का मतलब मान लो यहाँ पूरा 10 डिग्री सेल्सियस था, अब यहाँ आगे, ये सब मान लो पूरा विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, तो इस वाले क्षेत्र में ना अब 10 डिग्री सेल्सियस नहीं है, थोड़ा इस वाले रीजन में है, तो ये जो है इधर साइड जाएगी। फिर नीचे कहीं मिलेगा तापमान 10 डिग्री वाला, तो उधर जाएगी। ऐसे ऐसे जो है ये रेखा चलती है। ये ध्यान रखना, क्या समताप रेखाएं हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको समझ आ गया है। अब आगे देखो, तो मानचित्र में तापमान को समताप रेखाओं से दिखाया गया है। दिखा दूंगा कौन सी रेखाएं हैं। समताप रेखा उन स्थानों को जोड़ती है जहां तापमान समान होता है, सेम होता है, ठीक है। और जो नॉर्मली क्या होता है, तो तापमान है ना, तापमान पर अक्षांश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसी बात है ना, अक्षांश के हिसाब से सूर्य तप की मात्रा पड़ रही है, तो तापमान भी उस हिसाब से प्रभाव डालेगा। इसलिए समताप रेखाएं लगभग जो है अक्षांशों के समानांतर चलती है, क्योंकि हर अक्षांश में लगभग ना नॉर्मल टेम्परेचर, एक जैसा टेम्परेचर रहता है। अगर मैं कर्क रेखा की बात करूंगा, तो क्योंकि कर्क रेखा पे जैसे ही सूर्य तप की मात्रा आ रही होगी, तो वहां पर वैसा ही तापमान होगा। तो इसलिए बोला गया लगभग जो है, जो समताप रेखाएं हैं वो लगभग, ये प्राय अक्षांशों के अक्सर समानांतर ही चलती है, पैरेलल ही चलती है। पैरेलल तुम्हें पता है ना, मान लो एक लाइन है, मैं अगर बोल रहा हूँ कोई रेखा इसी के समानांतर चलानी है मेरे को, तो मैं ऐसे चलाऊंगा, ठीक है। यानी ये समांतर हो गया। इनको कितना भी आगे बढ़ा लो, कभी आपस में नहीं मिलेंगे। ये समांतर का कंसेप्ट होता है। इस सामान्य प्रवृत्ति में, सामान्य प्रवृत्ति क्या है भाई, कि अक्षांश के समानांतर ही चलती है समताप रेखा है। लेकिन इस सामान्य प्रवृत्ति में हमको विचलन देखने को मिलता है, मतलब कि डाइवर्शन देखने को मिलता है, जो विशेष रूप से कहाँ देखने को मिलता है हमें? उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में अधिक हमें देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में हमको सबसे ज्यादा देखने को ये मिलता है। क्या? इस समानांतर नहीं चल के क्या है, विचलन ज्यादा देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में। एक और समताप रेखा देख लेते हैं, है ना। ये देखो, ये सारी रेखाएं ये अलग अलग टेम्परेचर की हैं, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस की, 20 डिग्री सेल्सियस की, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, माइनस 12.5 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस माइनस। अब मान लो मैं 20 डिग्री सेल्सियस वाली रेखा पकड़ लूँ। अब जिस जिस जगह पर ये जा रही है ना भाई, वो सारे क्षेत्रों में क्या है, वो सारे क्षेत्रों में क्या है, वो सारे क्षेत्रों में अपना समान तापमान है। यानी कि जितना भी यहाँ पर जगह आपको दिख रही है, ये क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सीधी लगभग चल रही है, यहाँ पर थोड़ी ऊपर उठी है, तो यानी कि इस साइड में 20 डिग्री सेल्सियस इसको नहीं मिला, तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, पूरी जगह 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये रेखा वहीं चली है ना। अभी हमने देखा कि हमें जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में जो सामान्य प्रवृत्ति दिखती है कि अक्षांश के समानांतर चलेंगी समताप रेखा, ये हमको देखने को नहीं मिलती है, देखने को नहीं मिलती है। देख लो उत्तरी गोलार्ध में कितना विचलन हो रहा है, यहाँ पे लगभग सीधा है, समान अक्षांश के बिल्कुल समांतर चल रही है लगभग। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में देखो कितना विचलन है, देखो कितना विचलन है, ये समानांतर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है कितना विचलन है। क्योंकि मान लो अगर मुझे -12.5 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान चाहिए, तो वो यहाँ देखने को मिलता है, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो वही जगह जाएंगे जहां पर ये टेम्परेचर हमको देखने को मिलेगा। समताप रेखा क्या है, जहाँ समान तापमान मिले, उस रेखा, उस स्थानों को जोड़ना। तो ये उसी स्थानों को जोड़ रही है। अब यहाँ पर मिलेगा यही टेम्परेचर, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ मिल रहा है, देन जाके ऐसे मिल जाती है। समझ रहे हो भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। आगे चलो। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का अंतर बेसिकली क्या आपको पता होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का विस्तार बहुत ज्यादा है ना। और महासागर और स्थल से बहुत फर्क पड़ता है, आपको ध्यान होना चाहिए। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ना जो भूसैती है यानी लैंड मास और महासागरीय धाराओं का प्रभाव अधिक हमें देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है हमें, जो महासागरीय धारा है ना, उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गर्म धारा टेम्परेचर बढ़ाएंगी, ठंडी धारा टेम्परेचर घटाएंगी, मैंने ये बताया तुमको।
अब आगे देखो, जनवरी में समताप रेखाओं का व्यवहार किस प्रकार से रहता है। जनवरी के टाइम पे समताप रेखाओं का व्यवहार कैसा रहता है। तो महासागरों की बात करूं तो समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ती हैं। जनवरी के टाइम पे महासागरों पर जो समताप रेखाएं हैं वो उत्तर की ओर मुड़ती है, और महाद्वीपों पर जो है समताप रेखाएं दक्षिण की ओर झुक जाती है। जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, महासागरों पर उत्तर की ओर मुड़ती है और महाद्वीपों पर समताप रेखा दक्षिण की ओर झुकती है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अभी देखेंगे इसको, ठीक है, जो मैंने बताया ध्यान से सुनो मेरी बात अभी। अब महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या देखने को मिलता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, गर्म धाराएं हैं। नॉर्थ अटलांटिक हो गई आपकी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गई, सब गर्म धाराएं हैं। जैसे गर्म धारा क्या करती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर इससे गर्म रहता है। इस वजह से क्या होता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो गर्म रहता है। कहाँ है आपका अटलांटिक महासागर, देखो ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये आपका पूरा अटलांटिक है, ये क्या है आपका पूरा अटलांटिक है, ये उत्तरी अटलांटिक है आपका, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वो आपका गर्म ही रहता है गल्फ स्ट्रीम की वजह से और आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से, ध्यान आपको रखना है। हमने देखा था उत्तरी जो आपकी उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे जो स्थल भाग है ना, तो वहां पर आपकी नीचे की तरफ झुक रही है, देख लो झुक रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है फिर झुक रही है, ऐसे झुक रही है, और यहाँ पर आपकी जो समताप रेखा है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। ये नॉर्मल पैटर्न पाया जाता है जो हमने पीछे बात करी थी, ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। अ, ठीक है, महाद्वीपों पर समताप रेखाएं जो है लगभग दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और महासागरों पर वो उत्तर की ओर मुड़ती हैं। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूं मैं। आगे चलो, हाँ ये देख लिया था हमने। अब इस वजह से क्या होता है, जो समताप रेखाएं हैं वो उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस वजह से उत्तर की ओर मुड़ जाती है क्योंकि यही दिखा ना हमने पीछे। तो महाद्वीपों पर क्या होता है, समताप रेखाएं दक्षिण की ओर झुक जाती हैं और महासागरों पर समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ती है। महासागरों पर जब अटलांटिक महासागर यहाँ पर गर्म हो गया, समताप रेखाएं क्या होंगी, उत्तर की ओर मुड़ जाएगी। ध्यान आपको रखना है। अब दक्षिणी गोलार्ध में महासागर बहुत ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर आपको उत्तर की ओर झुकाव देखने को मिलता है, फिर दक्षिण की तरफ झुकाव देखने को मिलता है, जो मैंने बताया अभी था आपको, है ना। आगे चले। अब यूरोप का जो अंदरूनी भाग है, यूरोप का जो अंदरूनी भाग है वहाँ तापमान जल्दी गिरता है क्योंकि, और समताप रेखा जो दक्षिण की ओर वहां पर झुकती है। समताप रेखा जो दक्षिण की ओर झुकती है, क्यों, क्योंकि महाद्वीप है ना भाई, महाद्वीप में जो दक्षिण की ओर झुकेगी क्या भाई, आपकी समताप रेखा है, क्योंकि वहां तापमान में अंतर देखने को मिलेगा। समझ आ गया, तापमान जल्दी गिरेगा तो समताप रेखा दक्षिण की ओर झुकती है, क्योंकि जो और टेम्परेचर होगा वो नीचे गिर गया होगा तो वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रख लेना है। साइबेरिया पे आ जाओ। अब साइबेरिया में जनवरी का तापमान कैसा रहता है, तो साइबेरिया के मैदान में बहुत अधिक ठंड पड़ती है और यहाँ तापमान में गिरावट बहुत साफ साफ दिखाई हमको देती, साइबेरिया जो जगह है। ठीक है, और साइबेरिया के बारे में मैंने बात भी करी थी जलवायु वाले चैप्टर में। अब आगे देखो, अब ना यहाँ पर आंकड़े देखो कितना कितना टेम्परेचर लगभग रहता है जनवरी के टाइम पे। तो विषुवतीय महासागर की मैं बात करूं, यानी जो आपका विषुवत के आसपास यानी जो भूमध्य रेखा के वाला जो महासागर है आपका, वहां पर आपका 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर रहता है जनवरी के टाइम पे। उष्णकटिबंध में आपका 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ पर सन की किरणें डायरेक्ट आती है, ध्यान रखना है। मध्य अक्षांश में 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा तिरछी किरणें पड़ती हैं। और यूरेशिया का आंतरिक भाग की बात करूं तो -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर -48 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आपकी जो समताप रेखाएं झुक जाती हैं और महासागर में उत्तर की तरफ बढ़ जाती है। समझ आया भाई। अब दक्षिणी गोलार्ध की विशेषता मैंने आपको बताया, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर बहुत अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर बहुत अधिक है, इसलिए तापमान पर महासागर का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए तापमान पर जो महासागर का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या होता है, समताप रेखाएं जो लगभग अक्षांश के समानांतर ही चलती है, मैंने आपको दिखाया मैंने, क्योंकि लगभग टेम्परेचर समान ही रहेगा, है ना, वहां पर बदलेगा नहीं। और तापमान में जो है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम अंतर देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा तापमान में अंतर देखने को मिलता है, जब तो क्या होता है भाई, तभी तो हमें इतनी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर, है ना। तो महाद्वीपों पर देखो, मैंने तुम्हें यही बताया कि यहाँ पर जो रेखा है उत्तरी गोलार्ध में देखो, कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे कभी ऊपर, क्योंकि महाद्वीपों पे नीचे की तरफ झुकती हैं और महासागर पर ऊपर की तरफ झुकती है। सेम पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में है, सेम पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में है। महासागर में ऊपर और दक्षिण और महाद्वीपों में नीचे, महासागर में ऊपर
महाद्वीपों में नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ रहे हो भाई। और लगभग अगर आप ऊपर कंपैरिजन करो नीचे कंपैरिजन करो तो आप देखो लगभग ये समानांतर अक्षांशों के, ज्यादा वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है ऐसा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आपके महाद्वीप ज्यादा है, इसे तापमान में अंतर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र और स्थल का प्रभाव पड़ता है तापमान पर। आगे चलो, जुलाई में तापमान के वितरण की बात कर लूं मैं कि जुलाई में किस प्रकार का तापमान का वितरण रहता है। तो जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और समताप रेखा लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है जुलाई के अंदर, ठीक है। और जुलाई के तापमान की बात करूं, विषुवतीय जो महासागर है अपने मध्य महासागर है, वहां पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर रहता है जुलाई के टाइम पे। और एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थल की भाग की बात करूं तो 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर लगभग रहता है उपोष्ण कटिबंध, है ना। और उपोष्ण कटिबंध की बात हो रही है लगभग यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है ना। एशिया का उपोष्ण कटिबंध की बात हो रही है। अगर मैं बेसिकली इंडिया की बात करूं कि एशिया में इंडिया तो आता ही है ना। तो इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया बेसिकली जो पार्ट है, ये दिल्ली हरियाणा यूपी साइड वाला जो एरिया है, वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है इस टाइम पे, जुलाई के टाइम पे। और 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश में लगभग जो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो भाई। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया जुलाई में जो होता है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, इसलिए समताप रेखाएं लगभग जो है अक्षांशों के समानांतर ही चलती हैं। तो जुलाई वाला आप देखो पैटर्न, ठीक है। जुलाई वाला पैटर्न जो है आप देखो, है ना, देखो लगभग समानांतर है, लगभग समानांतर है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, लगभग जो आपके समानांतर चल रही हैं सारी रेखा, समताप रेखा जो अक्षांश के समांतर चल रही, ज्यादा विचलन नहीं है, मतलब ज्यादा विचलन नहीं है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। अब तापांतर देखो, ताप अंतर, ठीक है। ताप अंतर क्या है भाई? जब ताप में होने वाला अंतर, ठीक है। चित्र 8.5 आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर लगाया होगा मैंने, ठीक है भाई। तो मैं स्लाइड में लगाना रह गया, बाकी आप एनसीईआरटी लेके बैठो, वहां पर ना 8.5 चित्र देखो, क्या चित्र 8.5 देखो आप, ठीक है। वहां पर ना आपको कुछ ऐसा टाइप दिखा रखा होगा भाई, ये ऐसे करके बना रखा होगा, इसे साथ ही समताप रेखा ही है, फिर ऐसा चल रहा होगा कुछ, तो ये दिखा रखा कि अंतर कितना है। ये जो दिखा रहा है आपको इमेज या जो चित्र आपको दिखा रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो तापांतर को दिखा रहा है। तो जनवरी और जुलाई के बीच में कितना तापांतर रहा, इसको प्रदर्शित करता है आपका 8.5 चित्र, देख, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जानने वाली बात क्या है, जो आपको अधिकतम तापांतर देखने को मिला है, मतलब टेम्परेचर में जनवरी और जुलाई में कितना टेम्परेचर गिर रहा है या बढ़ रहा है। तो बढ़े हुए गिरे हुए टेम्परेचर में अंतर निकालेंगे माइनस करके, तो कितना आ रहा है। तो लगभग यूरेशिया का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहां पर 60 डिग्री सेल्सियस का तापांतर देखने को मिलता है, ताप में अंतर देखने को मिलता है। कारण इसका क्या है? महाद्वीपीयता, यानी समुद्र से दूरी हमें देखने को मिलती है। जहां पर समुद्र रहता है और स्थल रहता है, वहां पर टेम्परेचर में प्रभाव बहुत कम, मतलब नॉर्मल देखने को मिलेगा, टेम्परेचर ना ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा। लेकिन यूरेशिया है भाई, यूरोप वाला एशिया वाला पार्ट यूरेशिया, तो वहां पर महाद्वीपीयता के कारण जो समुद्र से दूर है, तो वहां पर आपको अंतर देखने को मिलेगा जनवरी और जुलाई के टाइम पे। और न्यूनतम ताप अंतर कहाँ पे बदला? तो 20 डिग्री दक्षिण और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच जो है आपका सबसे न्यूनतम टेम्परेचर बदला है आपका जनवरी जुलाई के बीच में, जो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस है। इसको आप जो है इस चित्र से देख लेना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है भाई? सिंपल सा है, मैंने आपको बताया, नॉर्मली हमको पता है कि जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वो गिरेगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वो गिरेगा। बट व्युत्क्रमण का केस उल्टा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान बढ़ेगा। अभी कैसे होता है इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, सामान्य रूप से तापमान बढ़ने पर तापमान कम होता है, इसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं, आपको पता है। लेकिन कभी कभी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ने लगता है, इसी उल्टी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? तापमान का व्युत्क्रमण बोलते हैं, ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो व्युत्क्रमण होता है ना, नॉर्मल केस यही है, जैसा ऊपर जाओगे तापमान गिरेगा, जैसे ऊपर जाओगे तापमान गिरेगा। लेकिन व्युत्क्रमण की विशेषता यहाँ पर ध्यान रखना है कि खासियत क्या है, जो व्युत्क्रमण वाली स्थिति है ना, जो टेम्परेचर का इन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, ये ज्यादा समय तक नहीं रहता है, ये बहुत नॉर्मल है। और सर्दियों में ये होना बहुत देखा जाता है, सर्दियों में नॉर्मल है ये, सर्दियों में इसका होना या ज्यादा व्युत्क्रमण का होना बहुत नॉर्मल है सर्दियों के टाइम पे। आगे सुनो, देखो ये नॉर्मल कंडीशन है और ये टेम्परेचर इन्वर्जन है। क्या है भाई? टेम्परेचर इन्वर्जन यानी व्युत्क्रमण। देखो नॉर्मल कंडीशन क्या है, सूरज की किरणें आती हैं, पूरी गर्म हवा रहती है,
और है ना ऊपर वाली ठंडी रहती है। ये धीरे धीरे जो है ये ठंड गर्म हो रही होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप तो कूलर एयर ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से हाइट की बात हो रही है, वो तो धीरे धीरे ये वाली जो एयर ये भी गर्म होएगी धीरे धीरे, ठीक है, इससे इस वाली से, क्योंकि संपर्क में आ रही है ये। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको ठंडी एयर ही देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन या विक्रमण वाली कंडीशन है, यहाँ पे आपको कूलर एयर देखने को मिलेगी, ठंडी हवा, और फिर धीरे ऊपर जाओगे तो आपको गर्म हवा देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने तुम्हें बताया रात को जो पृथ्वी है वो गर्मी छोड़ता है, रात को जो पृथ्वी वो गर्मी छोड़ती है, रात को पृथ्वी जो है गर्मी छोड़ती है। 2-3 बार बोला मैंने, जानबूझ के बोला ताकि आपके दिमाग में फिट होए। रात को पृथ्वी जो गर्मी छोड़ रही है, अब छोड़ रही है ना भाई, तो आप मुझे बताओ जब गर्मी छोड़ेगी, है ना, गर्मी छोड़ रही है तो नीचे तो ठंडा हो जाएगा पृथ्वी के सतह, है ना। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो गर्म होता हुआ जाएगा, क्योंकि गर्मी ही पृथ्वी छोड़ रहा है। आप देखो, मानो कि ये क्या है, सतह है पृथ्वी की और ये वायुमंडल है। रात को ऊर्जा छोड़ी, क्योंकि दिन भर तो गर्म था, अब रात को ऊर्जा छोड़ रहा है, रात को ऊर्जा छोड़, दिन में पूरी दिन ये नीचे गर्मी रही, ठीक है, लेकिन रात को जो है ऊर्जा वापस छोड़ी, तो इसके कंपैरेटिवली जो है ये जो हिस्सा होगा ये ज्यादा गर्म होगा, ये वाला हिस्सा जो क्या है, ये क्या होगा, गर्म होगा ये वाला हिस्सा। तो इसलिए कहा जाता है जैसे कि ऊपर आप जाओगे तो तापमान बढ़ेगा, ये तापमान बढ़ेगा। और ये बेसिकली सर्दियों में देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि सर्दी में रातें बड़ी होती है और रात को क्या होता है, ऊर्जा छोड़ी जाती है पृथ्वी से। जितनी लंबी रातें उतनी ज्यादा गर्मी का एब्जॉर्प्शन जो है, उतनी देर तक यह गर्मी छोड़ी जाएगी पृथ्वी अंतरिक्ष में, ठीक है, वायुमंडल के द्वारा। तो इसलिए क्या, तो जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको गर्म हवा देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे सुबह होएगी तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब व्युत्क्रमण के लिए कौन कौन से अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, अगर मैं बोलूं कि व्युत्क्रमण क्यों हो रहा है या व्युत्क्रमण होना है, तो इसके लिए कौन कौन सी दशाएं जरूरी है या कौन कौन सी दशाएं हैं जिस वजह से व्युत्क्रमण हमें देखने को मिल रहा है। पहला रीजन, लंबी रातें। आपको पता है पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है और रात के समय छोड़ती है, तो रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी की ठंडी हो जाती है ना। और जो उसके ऊपर की वायु है वो अधिकतर गर्म रहती है ना, गर्म हो जाती है, सीधी सी बात है। तो जब पृथ्वी अपनी क्या ऊर्जा छोड़ रहे तो ये तो ठंडा हो गया ना, ये गर्म हो गया, तो ऊपर जा रहे हो आप तो यहाँ पर आपको गर्म देखने को मिलेगा, यहाँ पे ठंडा देखने को मिलेगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो लंबी रातें जितनी होंगी उतना ही जो है आपको व्युत्क्रमण देखने को मिलेगा, इसलिए कहा जाता है कि सर्दियों में इसको देखा जाता है। स्वच्छ आकाश यानी क्लियर स्काई। तो जब आकाश साफ और बादल रहित होता है, बादल रहित मतलब कि बादल नहीं होना उसके अंदर, ठीक है, मतलब आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। तो जब आकाश साफ और बादल रहित होता है तो धरती की गर्मी बिना किसी रुकावट के बाहर चले जाती है। अगर मान लो बादल साफ नहीं है, आकाश साफ नहीं है, तो वो जो ऊर्जा नीचे आई है ना वो रात के समय वापस जा भी नहीं पाएगी। अगर आकाश साफ नहीं है, बादल, अगर बादल है तो अगर साफ और बादल रहित आकाश होता है तो जो गर्मी आई है सुबह दिन में आई है वो रात को जाएगी आसानी से, है ना भाई। तो इसलिए स्वच्छ आकाश होना बहुत जरूरी है अगर हमें व्युत्क्रमण देखना है तो। इससे धरती और उसके पास की जो हवा है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे व्युत्क्रमण हो जाता है। क्योंकि आसानी से जब स्वच्छ आकाश मिला, जो ऊर्जा वो वापस चले गई, पार्थिव विकिरण चले गई वापस, तो हवा जल्दी ठंडी हो जाएगी नीचे की और ऊपर वाला गर्म हो जाएगा, मैटर ध्यान रखना है। उसके बाद है शांत वायु, यानी काम है यार। तो जब हवा स्थिर रहती है ना भाई, और ज्यादा नहीं बहती है, फ्लो नहीं करती है ज्यादा, तो वह गर्मी का आदान प्रदान नहीं कर पाती है, ध्यान रखना है। इसलिए या इससे नीचे की ठंडी हवा ऊपर की गर्म हवा बनी रहती है, जिससे व्युत्क्रमण हो जाता है। भाई जब हवा बहेगी तभी तो क्या होगा, गर्मी का आदान प्रदान होगा ना। जब हवा ही शांत है, मान लो हवा ठहरी हुई है ना, हवा ठहरी हुई है, बह ही नहीं रही है, तो ये ठंडी रहेगी, गर्म रहेगी, ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे ये गर्मी हो गई ना, ये जा रही है तो अब ये गर्म हो गई ना ये हवा, और ये ठंडी हो गई। अब ये ठंडी हवा, ये हवा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, ये भी स्थिर है ये भी स्थिर है, तो गर्मी का आदान प्रदान ये हो ही नहीं पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए व्युत्क्रमण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है शुष्क वायु। क्या है भाई, शुष्क वायु यानी कि सूखी वायु। तो शुष्क वायु में क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो पहले सूखी हुई है ना, मतलब उसके अंदर कुछ पानी का खोज नहीं है, पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं, तो शुष्क वायु है, तो उसके अंदर ऊर्जा कह रहा हूँ, ऊष्मा ग्रहण करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, क्षमता बहुत ज्यादा है, जिससे तापमान की हानि दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती है, ठीक है भाई। सूखी हवा है ना, हमारा शुष्क वायु है, वो इसको तो ग्रहण कर ले रही है, लेकिन जब वापस जा रही है ना,
जब वापस जा रही है, वापस जाने पर जो है ये शुष्क हवा जो है इसको ग्रहण नहीं कर पाती है पार्थिव विकिरण को, या जिसको हम भौमिक विकिरण भी बोलते हैं। अतः ठंडी होकर तापमान का व्युत्क्रमण की स्थिति पैदा कर देती है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो आपको तापमान का व्युत्क्रमण देखने को मिल जाएगा। ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा, लेकिन लौटती हुई को नहीं कर पाती है ज्यादा ग्रहण। तो इस वजह से क्या होगा, अगर ग्रहण कर लेती तो भाई नीचे क्या रहता आपका, गर्म हवा रहती ना। लेकिन ऊपर जब लौट रही है और हवा शुष्क है, तो लौटती हुई जो सूरज की किरण है उसको वो ग्रहण नहीं करेगी, और ऊपर की जो वायु वो गर्म हो जाएगी, नीचे की ठंडी रहेगी, क्योंकि ग्रहण अवशोषित करा ही नहीं शुष्क वायु ने। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है भाई, हाँ, हिमाच्छादन, ठीक है, यानी कि बर्फीला क्षेत्र होना चाहिए। तो हिमाच्छादन हिम और जो है सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है ना। मान लो कि भाई ये सतह है ना, और ये वायुमंडल है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है ना। समझ रहे हो? तो क्या होगा कि सूरज की किरणें आएंगी और ऊपर चले जाएंगी, डायरेक्ट पहुंचेगी नहीं, पृथ्वी के सतह तक पहुंचेगी नहीं, बर्फ के ढके क्षेत्र से निकल लेगी। तो जो हिम वाला एरिया होता है ना, वो सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है, नीचे की जो वायु है यहाँ पर, वो क्या नहीं होगी, वो ठंडी रह जाएगी। क्योंकि ठंडी रह जाएगी क्यों, वहां पर आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको जो है भाई गर्मी पहुंची नहीं ना, तो वहां पर ठंडी रहेगी, और ऊपर वाली गर्म हो जाएगी, ध्यान रखना है। और तापमान का व्युत्क्रमण होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में साल भर हमें क्या देखने को मिलता है, व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, क्योंकि हर क्षेत्र का अलग अलग सीन है ना भाई। तो जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र वहां बर्फ ही रहती है, तो सूरज की किरणें आती है वापस चले जाती हैं, तो पृथ्वी की सतह की जो वायु वहां तक पहुंची नहीं, इसलिए वहां पर क्या हमें ठंडी हवा देखने को मिलती है। और जैसे जैसे ऊपर आ जाओगे आप ध्रुवीय क्षेत्रों में, वैसे तापमान आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो? अब व्युत्क्रमण जो है ना कब खत्म होता है, सूरज के ऊपर चढ़ने से क्या होता है कि पृथ्वी फिर से गर्म होने लगती है, और कुछ ही घंटों में व्युत्क्रमण समाप्त हो जाता है, मैंने आपको बताया है ना। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में लगभग पूरा ही टाइम क्या रहता है, आपको व्युत्क्रमण देखने को मिलता है। अब ना पहाड़ी क्षेत्र में भी व्युत्क्रमण होता है, पहाड़ी क्षेत्र में भी क्या होता है, व्युत्क्रमण होता है। तो पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, वहां पर वायु अपवाह के कारण हमें व्युत्क्रमण यानी कि टेम्परेचर का इन्वर्जन हमको देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, अब वायु अपवाह है, ध्यान सुनना मेरी बात। पहाड़ियों और पर्वतों पर रात में क्या होता है ना, रात में ठंडी हुई हवा जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भारी और घनी होने के कारण, क्योंकि ठंडी है हवा, तो घनी रहेगी और भारी भी रहेगी, के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है, और ढाल के साथ ऊपर से नीचे आती है। मान लो ये पर्वत है ना, रात भर जो यहाँ पे वायु है वो ठंडी हुई घनी हो गई। अब वायु में अब क्या है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, तो घनी होने के बाद जल की तरह नीचे बहती है, जल की तरह जो है नीचे यहाँ पर बहती है, ऊपर से नीचे आती है ढाल में, ठीक है। और ये घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। तो घाटी में क्या होगा भाई, ऊपर गर्म हवा होगी, और नीचे जो है उसको जाके ये बैठ जाएगी, उसके नीचे जाके बैठ जाएगी। और इसे हम क्या कहते हैं, वायु अपवाह कहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, वायु का अपवाह कहते हैं। जैसे को हमको पता है पानी के बहने को अपवाह कहते हैं, उसी प्रकार से वायु के बहने को अपवाह कहेंगे, वायु अपवाह कहेंगे। समझ आ गया? और इससे होता क्या है ना भाई, इससे जो है पाले से जो पौधों की रक्षा होती है। अगर पाला पड़ गया, कोहरा पड़ गया ना भाई, तो पौधे की रक्षा नहीं होती है, पौधे को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन क्या हो जा रहा है, जाके गर्म हवा के नीचे जाके बैठ जा रही है, जिससे कोहरा या पाला नहीं पड़ रहा है, और पौधे को नुकसान भी नहीं हो रहा है, पौधे की रक्षा हो जा रही है। समझ आ रहा है? यही था भाई, ठीक है भाई, आपका व्युत्क्रमण वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो छोटा सा है, बॉक्स में दे रखा है आपको ये, प्लैंक का नियम। क्या प्लैंक का नियम क्या है? तो कोई वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी ना, वह उतनी ज्यादा ही ऊर्जा विकिरण करेगी, ये प्लैंक का नियम कहता है कि कोई वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होती है, वो उतनी ही ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है ना। और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही छोटी होगी। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है सूरज, यानी सूर्य। सूर्य कितना गर्म है आपको पता है, बहुत ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही बोला है कि कोई वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी, वो उतनी ज्यादा ऊर्जा विकिरण करेगी, मतलब छोड़ेगी। और उसकी वेव यानी उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ, वो कितनी कुछ छोटी होगी। क्या होगी भाई, छोटी होगी, मतलब वेव बहुत छोटी छोटी होगी, है ना। इस ये आपका जो वेवलेंथ काफी छोटी होगी, काफी ऐसे तो कैसी तरंग आएगी, ऐसी ऐसी तरंग, ठीक है। अगर बड़ी वेवलेंथ की बात करें, तरंग ऐसी होती है, बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली वेव ऐसी होती है, और छोटी जो तरंग दैर्घ्य वाली वेव ऐसी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, उतनी ही छोटी होगी। तो सूरज क्या है भाई, बहुत गर्म होता है, वो उतनी ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है, और उसकी और जो सौर विकिरण जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती है भाई, छोटी तरंग दैर्घ्य वाली तो होती है, तो ऊर्जा का विकिरण कर ही रही है। और आगे सुनो भाई, यहाँ पर ये विशिष्ट ऊष्मा के बारे में ही बताते हैं क्या होता है ये।
कि 1 ग्राम पदार्थ, ध्यान सुनना मेरी बात, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान जो है 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अगर हमें 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। अगर हमें किसी वस्तु 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 अंश सेल्सियस बढ़ाना है तो उसमें जितनी ऊर्जा लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपको जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। होप आपको समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट अच्छे से आपको समझ आए होगी सारी चीजें, है ना। अगर वीडियो पसंद है तो क्या करना है, कमेंट करना है अच्छे से, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, जल्दी जल्दी आपको बताना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है भाई।